एज ए कोच आप खेल भी रहे हो, बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं, आप भी जीत रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कभी कि मुझे कब गेम को फास्ट करना है, मुझे कब गेम को स्लो करना है, मुझे कब रैली खेलनी है, मुझे कब अटैक करना है, मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसको कैसे अवॉइड करना है। इंडिया में सबसे जो लैग बैडमिंटन में करता है वो साइकोलॉजी पार्ट है, मेंटल स्टेबिलिटी। जब मैं यूके चला गया था 2 साल खेलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, वहाँ यूके खेला हूँ 2 साल। आपको पत्थर है उसको मूर्ति बनानी है, तो 8 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, सब एक ही लेवल पे फिटनेस कर रहे हैं। और सब पेट में क्या होता है, आपने 3000 कैलोरी बर्न करी है तो आपको 3500 कैलोरी खानी है, क्यों? वो उन्होंने वॉरफेयर देखा है, उन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए देखा हुआ है। उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है। फ्लैट फुट होता है, कोई कर्वी फुट होता है, कोई हाई हील फुट होता है ना। किसी का रिहैब आपका अच्छा होना चाहिए, रिहैब आपका अच्छा है, बस इसमें एक चीज होती है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है एकदम से। आज तो 25 सेट शैडो करेंगे बच्चे। खेल रहा था तो सामने 2 जने खेल रहे थे और लिंडन की तरफ 12 कोच खड़े थे। कितने? 12 कोच, जिसमें हैंड मारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने ग्रिप सही पकड़ी, आपने शटल का कॉन्टैक्ट सही है, तो आपका बैकहैंड अच्छा है, ये ठीक है ना। तो उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है, ये पॉलिसी तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। हाँ, बच्चों को टाइम से पैसा मिलेगा। कहीं ना कहीं तो चूक हो ही रही है। यू डोंट विन सिल्वर मेडल, यू डोंट विन सिल्वर मेडल, है ना, यू लूज गोल्ड मेडल। तो हेलो दोस्तों, आज का एपिसोड होने वाला है बहुत खास। आज हमारे साथ बैडमिंटन प्लेयर, ये सिर्फ बैडमिंटन प्लेयर ही नहीं, एक बेहतरीन कोच हैं, एक बेहतरीन मेंटर हैं, उसके साथ साथ में इन्होंने काफ़ी अच्छे प्लेयरों को भी तैयार किया है। इसके साथ ये एकेडमियाँ चला रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन एकेडमियाँ चला रहे हैं, काफ़ी अच्छी तरह से रन कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें तो हम जानेंगे, उसके साथ साथ हम आज समझेंगे कि एक बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर कैसे बना जा सकता है और क्या स्किल होती है लोअर से अपर लेवल पे आने के लिए, तैयारी के साथ साथ और क्या क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फुटवर्क में आपका पैन होता है तो उसको कैसे सही तरीके से सही कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हे अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मेरा नाम है मिर्जा और आप देख रहे हैं मिर्जा बैडमिंटन टीवी का ये खास शो जिसका नाम है मिर्जा टॉक शो। तो दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं, अगर आप मजबूत हैं, तो हमें ज्वाइन करके सपोर्ट कीजिए और दूसरी सब्सक्राइब और शेयर हमारे चैनल को करते रहिए, जिससे हम और मजबूती के साथ अच्छे अच्छे गेस्ट आपके लिए, फिजियोथेरेपिस्ट और बहुत अलग अलग फॉर्मेट में हम आपके लिए लाते रहें, क्योंकि हमें बैडमिंटन को बहुत आगे के मुकाम पे लेके जाना है। तो हमारे साथ बने रहिए और ज्वाइन जरूर कीजिए दोस्तों। हम बैडमिंटन के लिए एक हमारा छोटा सा कदम है। अगर आपको हमारी छोटी सी बात भी अच्छी लगती है या हमारा छोटा सा काम भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। तो चलिए स्वागत करते हैं पीयूष सर का। बैडमिंटन से आप जुड़े, ये कहानी कब शुरू हुई? ये स्टार्ट हुई 1988 में। ओके। जब मैं शायद 4th क्लास में था। नहीं, 1918 में। और हम लोग पहले क्या, कॉपी का गत्ता आता है मोटा वाला। अच्छा। अब रजिस्टर का आजकल तो मिलता नहीं है कहीं बाजार में। मोटे वाले रजिस्टर आते थे जिससे गत्ता बहुत मोटा होता था। तो जब समर वेकेशन होती थी तो गत्ता निकाल के और उससे रोड पे खेला करते थे। कि मेरे पापा खेलते थे बैडमिंटन, मेरे पापा इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे। और शोल्डर इंजरी की वजह से उन्होंने बैडमिंटन चालू कर दिया, तो उनको देखते हुए मैं बैडमिंटन घर पे खेलने लगा। फिर मौका मिला हमारे को कोर्ट पे खेलने का। तो उस टाइम पे क्या, एक ही कोर्ट हुआ करता था। कहाँ पे? रेलवे कॉलोनी गुजरात राजकोट में। एक ही कोर्ट हुआ करता था, नंबर आता नहीं था। तो साइड में जो गैलरी हुआ करती थी वहां पर खेला करते थे। फिर जैसे किसी के एक आदमी कम पड़ गया तो कहता आजा छोटू आजा। तो वो छोटू के चक्कर में हम पहुंच जाते थे अंदर कोर्ट पे खेलने। ऐसे धीरे धीरे बैडमिंटन स्टार्ट हुआ। फिर पापा को लगा नहीं यार ये खेल सकता है, अच्छी मेहनत करता है। तो समर कैंप लगा, तो समर कैंप में मैंने वहाँ पे पार्ट लिया। तो समर कैंप में पार्ट लिया तो वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। इकबालुद्दीन सर थे जो राजस्थान से बिलोंग करते थे, पर उनकी राजकोट में पोस्टिंग थी। वो साई के कोच थे, उनके अंडर में ट्रेनिंग करी थोड़ी सी, एक आध महीना कैंप। फिर पापा के अंडर ट्रेनिंग चालू कर दी, सुबह शाम पापा के पास ट्रेनिंग करता था। और 89 में मेरा फर्स्ट नेशनल्स था। 89 में? हाँ। और वो रैकेट भी मैं उससे खेला था जो रैकेट योनेक्स का आता था, टी वाला, कार्बोनेक्स 7। वो साइड से टूट जाता था तो उसको, उसमें 72 होल्स होते थे। तो पापा उसको काट के 68 होल्स करके बैलेंस कर देते थे, गटिंग करते थे, और उससे मैं पहला नेशनल उससे खेला। और उस नेशनल में मैं क्वार्टर फाइनल खेला, फर्स्ट 8 में आ गया इंडिया के। तो मेरा साई में सिलेक्शन हो गया, विद्याधर नगर। अच्छा, साई क्या है वहाँ पर? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
अच्छा। जो साई सेंटर्स चलाती है इंडिया के, ओके। वो उस टाइम पे बहुत लिमिटेड हुआ करते थे। दिल्ली था और वल्लभ विद्याधर नगर था, तो वल्लभ विद्याधर नगर चला गया था मैं। ओके। वहाँ पे सर के पास ट्रेनिंग करी, पर वही है कि वहाँ पे स्कूल का टाइम नहीं मिलता था, पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था। तो फिर वापस में आके राजकोट में पापा के पास ही, फिर पापा के पास ही ट्रेनिंग करी। ओके, उस दौरान आप पे क्या क्या साधन थे जो बैडमिंटन को आगे बढ़ा सकते थे? उस टाइम पे साधन तो कम ही थे, जूते अच्छे नहीं हुआ करते थे, पीटी शू पहन के हम लोग खेलते थे। पीटी शू में स्टॉल का नाम से कोई कुछ होता ही नहीं है, कुशन के नाम से कुछ नहीं होता। यस। पीटी शू जो अपन नॉर्मल आजकल जो पीटी करते हैं वो वाले शू आते थे, तो कुछ नहीं होता था उसके अंदर। फिर कपड़े नहीं मिलते थे, शॉर्ट्स नहीं मिलती थी, टी शर्ट्स तो फिर भी मिल जाती थी, शॉर्ट्स नहीं मिलती थी बैडमिंटन की। तो पापा क्या करते थे, खुद की जो शॉर्ट्स होती थी उसको काट के मेरे साइज की करके मैं उससे खेलता था। ओके, पापा से आपके फादर क्या करते? मेरे फादर रेलवे में से थे ओके। और इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर थे ही। फिर उन्होंने बैडमिंटन स्टार्ट कर दिया शोल्डर इंजरी की वजह से, और वो मास्टर्स में वेटरन्स हुआ करता था पहले, तो उसमें वो नेशनल्स खेलते थे गुजरात से और राजस्थान से, दोनों से। ओके, तो आपने एक लंबा टाइम पीरियड बैडमिंटन को दिया, तो आपको लगता है कि बैडमिंटन ने आपको बहुत कुछ दिया या नहीं, या कुछ रह गया? आप कभी ऐसा लगा, डाउट? नहीं लगा तो नहीं, मैंने बैडमिंटन से सब कुछ मिला है मुझे। ओके। और बैडमिंटन ही लाइफ लाइन है। बैडमिंटन में मेरे को जो अचीव करना था मैंने सारा अचीव कर लिया। इंटरनेशनल खेल लिया, इंटरनेशनल कोचिंग कर ली, अब BWF का लेवल 1 कोचिंग कोर्स था वो कर लिया, एडवांस कोचिंग प्रोग्राम था वो कर लिया। खेलने पे तो पूरा हो गया, और सिखाने पे भी बहुत अच्छा मैंने सिखाया। SM स्टेडियम भी सिखाया मैंने करीब 7 साल। ओके। और सबसे बड़ी बात थी, मेरा जो अचीवमेंट था, जो मैं समझता हूँ मेरा जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट हो सकता है, ओके। वो ये था कि मैं 2011 में लास्ट टूर्नामेंट खेला था। उससे पहले 2008 खेला था, फिर छोड़ दिया था। 2011 में जब मैं उदयपुर में स्टेट चैंपियनशिप खेला, तो मेरे ट्रेनी यस। कंदर्प चौबे जूनियर होके मेंस सिंगल्स जीता था, कर्मा मीणा जूनियर होके वुमेन्स सिंगल्स जीती थी, और मैं मिक्स डबल्स जीता था, मेंस डबल्स जीता था। ओके। तो ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। एज ए कोच आप खेल भी रहे हो, बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं, आप भी जीत रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। कभी आपके स्टूडेंट से आपकी फाइट हुई है एज लाइक ए मैच? हाँ, बहुत बहुत बार हुई है। जैसे हमेशा निखिल और चौबे का रहता था राजस्थान में, तो ओके। वो अच्छे प्लेयर थे, मेरे दोनों ट्रेनी थे। ओके। और जब मैं फाइनल लास्ट खेला था तब चौबे और विक्रम के साथ हमारा फाइनल था। इन तो हम पहला गेम हार गए थे, फिर हम सेकंड थर्ड गेम जीत गए थे। ऐसे तो बहुत इंसिडेंट्स हैं कि बच्चों के सामने मैच हुआ और तो खेलना पड़ा। आपने फिर कोचिंग का रास्ता ही क्यों चुना, जबकि आप एक प्लेयर भी थे, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे? एक्चुअली बात स्टार्ट कहाँ से हुई, मैं खेलता था स्टेडियम में ही। यस। तब कोच थे सुधीर सर हमारे। ओके। तो सुधीर सर का बेटा था, उसका नाम टिंकू था, हम तो टिंकू बोलते थे उसको। ओके। तो वो सर से नहीं सीखता था, सर उसको डांट देते थे तो वो गुस्सा हो जाता था, 2 दिन घर पे बात नहीं करता था वो। तो सर ने मुझे कहा, यार पीयूष तू ही सिखा इसको यार। तो उस वहाँ से मेरी कोचिंग जर्नी चालू हुई। वो चालू हुई तो उसके साथ कंदर चौबे जुड़ गया, निखिल जुड़ गया, सारे। फिर तो कोचिंग सेंटर मेरा ये कहाँ दे रहे थे कोचिंग? SMS स्टेडियम, SMS स्टेडियम सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह में, तब सुधीर सर थे। ओके। फिर सुधीर सर का ट्रांसफर हो गया, ओके। फिर श्वेतांग वर्मा सर आ गए। उन्होंने भी कहा तू संभाल रहा है, तेरा सेंटर चल रहा है, चला। तो उस टाइम में मेरा प्लस पॉइंट ये था, मैंने जितने बच्चे सिखाए ओके। अंडर 10 से लेके मेंस तक सारे राजस्थान चैंपियन थे। छोटे छोटे थे, प्रणय कट्टा, हर्षित, प्राचल, ये सारे थे। फिर उसके बाद वाला बैच था प्रवीण कुमावत और कर्मा मीणा, बर्मा मीणा। उसके बाद वाला बैच था इनके बड़े भाई पीयूष मीणा यस। और उसका भाई पुनीत मीणा। ओके। फिर निखिल चौबे वो सीनियर में आ गए थे। तो ये जो पूरा लॉट है, पूरा लॉट, ओके। हिमांशु खटाना भी था उसमें, ये पूरा लॉट है। ये पूरा लॉट मेरी गाइडेंस में सीख के ही वो है, आज भी सारे रिस्पेक्ट करते हैं। और एक चीज़ आप देखोगे, जयपुर में जितनी भी या राजस्थान में जितनी भी अच्छी एकेडमीज है, वो जो ओनर है, जो कोच है, वो 90% मेरे ट्रेनी है। ओके। हाँ, विक्रम को ले लो, निखिल को ले लो, चौबे को ले लो आप, ये सारे ही मेरे ट्रेनी है। ये सब मेरे से सीखे। और आज भी बहुत, इवन राजीव शर्मा को मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, मेरे साथ का ही है। ओके। पर उसको भी ट्रेनिंग कराई है मैंने, वो उसने रणवीर को हराया था, तब से वो मुझे बहुत मानता है। और राजीव बहुत ही डिसेंट गाय है और बहुत ही अच्छा प्लेयर है। ओके। और आज भी उतना ही रिगार्ड करता है जितना हम आज भी खेलते हैं वो? आज भी खेलता है। ओके।
आज भी खेलते तो आजकल के खिलाड़ियों को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, जो अगर बैडमिंटन खेलते हैं या अदर स्पोर्ट खेलते हैं? हैं। देखो क्या होता है, पहले का जो गेम था वो बहुत, मान के चलो आप स्लो गेम मान लो, आप अटैकिंग गेम था, स्किलफुल गेम था। आज का जो गेम है वो पावरफुल गेम है, स्टेमिना वाला है और मोर डोमिनेटिंग में। आप देखना 100 में से एक ही प्लेयर निकलेगा जो रैली प्लेयर होगा, बाकी 99% प्लेयर अटैकिंग पोजीशन पे खेलते हैं। तो जब आप अटैकिंग पोजीशन खेलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आपका फिटनेस लेवल उतना होना चाहिए कि आप 3 गेम खेलो, और 3 गेम में भी अगर तीनों गेम ड्यूस के हुए, तीनों गेम ड्यूस के होते हैं तो आपके ये मान के चलो 126 128 पॉइंट पे चली जाती है वो। तो उतना आपको फिजिकल फिट होना पड़ेगा। फिर फिजिकल फिटनेस के साथ आपके पास उतनी पावर होनी चाहिए कि तीसरे गेम में ड्यूस पे भी आप अटैक कर सकते हो। तो उस लेवल पे आपको स्टेमिना होना चाहिए आपका। आप चाहे वो स्टेट चैंपियन बनो, चाहे आप नेशनल चैंपियन बनो, उस लेवल का स्टेमिना है आपके पास और उस लेवल का पावर है। फिर आती है आपकी गेम टैक्टिक्स। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब गेम को फास्ट करना है, मुझे कब गेम को स्लो करना है, मुझे कब रैली खेलनी है, मुझे कब अटैक करना है, मेरे से कोई गलती हो रही है तो उसको कैसे अवॉइड करना है। और सामने वाले के अगर डिसेप्टिव गेम है तो आपको उसमें भी रिकवरी फास्ट चाहिएगी, क्योंकि डिसेप्शन वाले गेम में क्या होता है, आप बहुत जल्दी थकने लग जाते हो। जैसे आप झटका खाते हो आपके थाइस में इफेक्ट पड़ता है, आपकी अपर बॉडी में इफेक्ट पड़ता है और आप धीरे धीरे थकने लग जाते हो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कब स्पीड बढ़ानी है, कब स्पीड कम करनी है, कब मुझे पॉजिटिव खेलना है। क्रूशियल टाइम पे जनरली आदमी क्या करता है, जैसे मान लो 18 ऑल हो गए, तो 18 ऑल पे आदमी क्या करता है, मैं जल्दी से मैच खत्म करूं। नहीं, वो टेंटेटिवनेस अगर आपके पास है, जल्दी से खत्म करोगे तो आप मैच हमेशा हारोगे, कि उसमें आपके 90% 99% नेगेटिव जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो उस टाइम पे आपको फोकस इस पे करना चाहिए कि थोड़ी सी लंबी रैली खेलो, 6 शटल 8 शटल की, और जो आपका फेवरेट स्ट्रोक है उसको फिनिशिंग पॉइंट पे लेके आओ। मान लो आपकी स्लाइस, फोरहैंड स्लाइस अच्छी है या आपका डिसेप्शन अच्छा है, और है ना, तो आपको रैली बना के वो डिसेप्शन पे उस जगह पे जाना है कि आप स्लाइस मार सको या उस जगह पे डिसेप्शन दे सको। तो आप अच्छे लेवल पे खेलोगे और आप जब 18 ऑल पे हो तो आप जीत सकते हो। इस दौरान जो आप डिसेप्शन बता रहे हैं, इस काफ़ी बच्चे होते हैं जो बिगनर आते हैं, वो ट्रिक पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना कि स्किल। तो उन जैसे बच्चों के लिए आप क्या कहोगे कि ट्रिक सीखें या स्किल? देखो, ट्रिक एक ऐसी चीज़ है जिसमें देखने में मज़ा आता है, करने में मज़ा आता है। बाहर वाले ताली बहुत अच्छी बजाते हैं, यस, है ना। आपने कोई झटका दिया यूं करके यूं या यूं करके यूं, तो बाहर वाले को, अरे यार क्या मारा है। पर वो आप 21 पॉइंट में आप 2 बारी मारोगे, 3 बारी मारोगे। यस, और ये ट्रिक आदमी कहाँ से सीखता है, सीनियर्स को देख। यस। तो बिगनर को तो पता ही नहीं है ट्रिक क्या होती है। बोलते अरे यार वो वाले भैया ऐसे मार रहे हैं, वो वाले सर ऐसे मार रहे हैं, तो वो उसको फॉलो करता है। उसको करने दो, मना मत करो, पर उसको एक चीज़ समझाओ आप कि ट्रिक से आप मैच नहीं जीत सकते। 2 पॉइंट ले लोगे, तीसरे पॉइंट पे सामने वाला अपोनेंट रेडी रहेगा उसके लिए। तो ट्रिक सीखना जरूरी है, ट्रिक आनी चाहिए आपको, पर हर टाइम उसको अप्लाई नहीं करना है। ट्रिक आपको तभी अप्लाई करनी है जब आप या तो लीड पे हो, है ना, या फिर आप अटैकिंग पोजीशन पे हो, या आप उस शटल पे जो स्ट्रोक खेलना है आपको ट्रिक शॉट, उस पर आप पहले पहुंच गए। ट्रिक शॉट खेलने का एक ही नियम है कि आप शटल पे पहले पहुंचो, ओके, है ना। अब आपको मान लो कोई डिसेप्शन नहीं देना है नेट पे, तो नेट पे डिसेप्शन देने के लिए आपको नेट के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, नेट के पास जाना पड़ेगा, तभी आप दे सकते हो। आप नीचे लटक रहे हो और आप डिसेप्शन मारोगे तो कोई फायदा नहीं, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबल ही नहीं। ओके, एक प्लेयर को अगर वो खेलना शुरू कर रहा है तो उसको 2 साल का टारगेट क्या होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए? ऐसा कुछ होता है? हाँ बिल्कुल होता है, हम लोग प्लान करते हैं। जैसे मेरे को कोई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि साहब इसमें बच्चे को लंबा खिलाना है, तो मैं यही पूछता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि भाई आपको मस्ती के लिए खिलाना है, फिटनेस के लिए खिलाना है, या आपको कोई फोकस है आपका या कोई टारगेट है। तो नहीं साहब मुझे तो इसको खिलाड़ी बनाना है, चैंपियन बनाना है। तो उसके लिए फिर क्या होता है, अलग रास्ता होता है। एक बिगनर लेवल का बच्चा आता है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिसको वजन कम करना है या जिसको फिटनेस के लिए खेलना है उसके लिए अलग पार्ट। जिसको फोकस ही सिर्फ मैच का टारगेट है और किस अच्छे लेवल पे खेलना है, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले अपन चालू करते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन। क्या सर? हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ओके, आंखों का और हाथ का संतुलन। ओके, ठीक है ना। जब आपका बॉडी बैलेंस है और आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं, और साथ में फन एक्टिविटीज़ करते रहते हैं ताकि उसको इंटरेस्ट आता रहे। अगर कोई नया बच्चा आएगा उसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट डेवलप करना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन डेवलप करना है, सबसे प्रायोरिटी मोटो होनी चाहिए। मैं आजकल के कोचेस को देखता हूँ, इनको पता ही नहीं है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन क्या होता है, किस बच्चे को लाना है तो कैसे आगे बढ़ाना है।
स्टेप बाय स्टेप हो सकता है। जैसे अपन स्कूल में चलते तो नर्सरी, केजी, फिर यूकेजी फर्स्ट, डायरेक्ट कोई 10th का एग्जाम नहीं देता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहले हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे काम करना पड़ेगा आपको, उसको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब हैंड आई कोऑर्डिनेशन पे काम हो गया तो फिर उसको आप धीरे धीरे, लेसन ए हो गया आपका कि आपका स्ट्रोक्स डेवलपमेंट होना चाहिए, सिंगल स्ट्रोक डेवलपमेंट होना चाहिए कि भाई उसको टॉस मारना आना चाहिए, फिर उसी एक्शन से उसको ड्रॉप मारना आना चाहिए, फिर स्मैश मारना आना चाहिए। जब फोर एंड क्लियर हो जाता है तो फिर बैक एंड पे चलते हैं अपन। फिर ये क्लियर हो जाता है तो फिर अपन फुटवर्क पे चलते हैं। सिंगल स्ट्रोक के बाद 2 स्ट्रोक आ जाता है, जिसको अपन हाफ कोर्ट कहते हैं, आगे पीछे खेलना। वो चालू हो जाता है। फिर उसको 3 कॉर्नर होते हैं, फिर 4 कॉर्नर होते हैं। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फिर उसको अपन ने साल भर मान लो अपन ने खिला लिया, सारी चीज़ें सही हो गई, अपन उस पर चलते हैं फिटनेस लेवल पे। उसका थोड़ा थोड़ा फिटनेस लेवल भी बढ़ाना है, स्पीड भी बढ़ानी है, एजिलिटी भी बढ़ानी है, स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है, और फिर आपको बोलते हैं कि एंड्योरेंस बढ़ानी है आपको। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती चली जाती है। फिर आगे चलता है तो अपन उसको मैच प्रैक्टिस कराते हैं। मैच प्रैक्टिस में ये होता है कि आपको उसको सिर्फ मैच पे फोकस कराना है कि भाई जीतने का फोकस नहीं कराना है, सिर्फ 5 पॉइंट का फोकस कराना है कि 5 पॉइंट तुझे बनाने हैं। 5 पॉइंट बनते ही तू जीत गया। जब उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है तो फिर उसको 10 पॉइंट पे चलते हैं, फिर 11 पे चलते हैं। क्योंकि आजकल जनरली क्या करते हैं, साल भर बच्चा खेला, उसको टूर्नामेंट में ले गए। टूर्नामेंट में खिलाने से 2 चीज़ें हो सकती है, एक तो पॉजिटिवनेस आ सकती है, एक नेगेटिवनेस। पॉजिटिवनेस ये हो सकती है कि बच्चा खुद रियलाइज़ करे नहीं यार मुझे अब जीतना है। नेगेटिवनेस ये आ सकती है कि यार मैं तो साल भर से खेल रहा हूँ, पहला ही मैच हार गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसको टाइम टू टाइम साइकोलॉजी वाला चैप्टर भी लेना है आपको उसको। ओके। हाँ, साइकोलॉजी वाला चैप्टर भी लेना है। उसके बाद उसके पेरेंट्स से भी कोऑर्डिनेट करना है। क्यों? फर्स्ट लेसन सिखाने वाला होता है पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स से लेसन लेते। ये कोई करता है खाली, कोई एकेडमीज में मैंने देखा है पेरेंट्स से, जैसे पीटीएम होती है स्कूल में, वैसे आप पीटीएम करो। पीटीएम में आपको ये ध्यान रखना है कि पेरेंट्स को चीज़ समझानी है कि भाई आप इसको पूरा दिन भर में से 12 घंटे आपके साथ है तो बैडमिंटन की बात नहीं करनी है। बैडमिंटन की बात सिर्फ एक ही बार करनी है दिन में, और वो भी या तो जब खाना खाते हैं या तब। और उसको नेगेटिव पार्ट नहीं बोलना है कभी भी। उसको जो भी उसने पॉजिटिव करा है उसी को बोलना है, यार तूने ये वाला स्ट्रोक तो बहुत ही अच्छा मारा था, मजा आ गए। आप उसकी कमियां गिनाओगे तो बच्चा वो गिल्टी फील करता है, डिप्रेशन में जाता है, तो सर्वाइव नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद आता है कोच का। कोच साइकोलॉजी से उसको समझाता है, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, ये करना है, अब इसको और अच्छा इंप्रूव करना है। हमेशा बच्चे को पॉजिटिव में लेके जाओ। डांटो, डांटने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डांटना भी तब है जब बच्चा 2 बार गलती करे तो ही डांटना है। पहली गलती में उसको नहीं डांटना है, उसको समझाना है। डांटने के बाद वापस उसको मोटिवेट करना है। मतलब ये है कि आपके पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को आपको कोई भी, हाँ, आपको पत्थर है उसको मूर्ति बनानी है। तो गुस्से में बनाओगे तो खराब बनेगी, जितना प्यार से बनाओगे उतना निखरेगी। ओके। इसी तरह आपने अभी बात कही एक टूर्नामेंट की, उसी पे मेरा क्वेश्चन है कि एक बच्चे को क्या राइट टाइम है उसको टूर्नामेंट खिलाने का, कि किस एज में या कैसे प्रैक्टिस करने के बाद ही टूर्नामेंट खेलना चाहिए? डिपेंड करता है कि आपने बच्चे को तैयारी क्या कराई है। अगर आपके पास साल भर बच्चा खेल रहा है और आप उसको टूर्नामेंट खिला रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ टूर्नामेंट खिलाएं, टूर्नामेंट खिलाओ, लेकिन उसको ये मत बोलो कि तुझे जीतना है या तू जीत सकता है। कहना है तू मस्ती के लिए खेल, एंजॉय कर उसको, और सोच के चल 5 पॉइंट तुझे बनाने। 5 पॉइंट बनते ही तू जीत गया, मेरी नज़र में तू जीत गया। यही मोटो रखना चाहिए। जब उसके 5 पॉइंट बन जाते हैं तो उसको फिर मोटिवेट करना है, देख 5 से तूने बना लिया यार, तू 11 भी बना सकता है यार इसमें। आपका एक्सपीरियंस और आजकल के जो नए प्लेयर हैं, आपने ऐसी कौन सी गलती करी होगी जो आपको बैडमिंटन में आगे बढ़ने से रोकती होगी, और आजकल आप जो देखते हैं उनमें क्या गलती लगती? गलती यही रही मेरी कि मैं मेंस में आके थोड़ा सा कम सीरियस हो गया था। जब मैं यूके चला गया था 2 साल खेलने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ यूके खेला हूँ 2 साल। ओके। तो ये हो गया कि भैया बहुत खेल लिए, बहुत खेल लिए। ये और मोटिवेशन कम हो गई या नहीं? मोटिवेशन कम नहीं हुई भाई, बाहर से खेल के आ गए आपने, आपका एक ड्रीम रहता है कि इंटरनेशनल खेलना है, उसके बाद इंटरनेशनल खेल लिया, उसके बाद आपका यूके में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पे मैं खेल लिया 2 साल। ओके। फिर तो थोड़ी सी फिटनेस लेवल पे जो जोर था वो कम हो गया मेरा। ओके। सिंगल से डबल्स पे स्विच कर गया मैं। ओके। है ना, डबल्स खेलता था पहले भी, पर सिंगल से डबल्स पे स्विच कर गया। तो डबल्स खेलने लग गए तो, और फिर कोचिंग पार्ट में आने लग गए तो आप नेचुरली अपना वो कम करने लग जाते हो, आप सिखाने ज़्यादा लग जाते हो। पर एक मेरी गलती ये रही मेरी कि एक टूर्नामेंट में मेरे नी इंजरी ऑन द गेम हो गई। तब मैं 13-8 13-7 लीड कर रहे थे, तो नी ट्विस्ट कर गया। तो उस टाइम पे 3 गेम हुआ करते थे, ओके, है ना, 15-15 के। तो 15 का जैसे गेम हुआ तो
उसको मैंने कहा भाई घुटने में लग गई। तो मेरा दोस्त कहता है, पार्टनर जो था मेरा ओके संस्कार के फादर राज सरस्वत, वो मुझे कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, एक काम कर, फर्स्ट गेम जीत जाते हैं, सेकंड गेम छोड़ देंगे, तीसरे गेम में 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, तब अपन खेल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। पहला गेम हम जीत गए। ठीक है। सेकंड गेम में मुझे ऊंची ऊंची सर्विस करने लग गए डबल्स में। किसी एंगल पे मैंने मारा तो वो वापस न्यू ट्विस्ट कर गया। न्यू ट्विस्ट करते ही मैं अनकॉन्शियस हो गया और आंखें खुली तो हॉस्पिटल में था। ओह तो उस टाइम पे जो गलतियां हम लोग करते थे वो यही था कि फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, इतने एडवांस प्रोग्राम नहीं थे। आजकल तो बहुत एडवांस प्रोग्राम है आपके पास कि आपको एक एक मसल के बारे में पता है, इतने अच्छे फिजियो है, इतने अच्छे ट्रेनर हैं। तो आपके तो उस अब- टाइम पे हाँ। फिजियो से कोई ताल्लुक कोई नहीं हो ताल्लुक पाया? नहीं था, पता ही नहीं था फिजियो क्या होता है। ओके, सिर्फ खेलना है बस। हाँ, सब खेलना। और आज के टाइम में आपके पास फिजियो है, डाइटिशियन है, ओके आपके पास ट्रेनर हैं अच्छे अच्छे, ओके है ना। जैसे हमारे पास एक ट्रेनर है अंकित महलावत जी, वो NIS फिटनेस, अच्छा, फिटनेस ही है ना? NIS से करी है। वाह। और उनकी डिग्रियां गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी चौड़ी डिग्री है उनकी। ओके और उस आदमी को मैंने देखा तो राजस्थान का, मैं तो मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस ट्रेनर है। वो एक एक मसल के बारे में आपको बता देगा, एक एक इंजरी के बारे में आपको बता देंगे। ओके तो वो ऐसा आदमी आपको साथ रखना पड़ेगा। महीने में 1 बार, महीने में 2 बार आप प्लेयर्स के साथ उसको इंट्रोडक्शन कराओ, प्लेयर से बताओ, वो हर एक प्लेयर की अलग प्रोफाइल बना के देगा आपको। तो वो भी ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जनरली फिटनेस कराते हो किसी बच्चे को तो 8 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 17 साल का बच्चा, सब एक ही लेवल पे फिटनेस कर रहे हैं और सबकी फिटनेस लेवल अलग है ना। और मेरा मानना है कि 13-14 साल तक के बच्चे को तो फिटनेस कराने की जरूरत ही नहीं है। तो नेचुरल है, अगर वो किसी और गलत एक्टिविटी में नहीं है, जैसे फ़ोन में हो गया, टीवी में नहीं है, तो उसको फिटनेस कराने की जरूरत ही नहीं। उसको सिर्फ ऑन कोर्ट ही खिलाओ, आप जितना खिला सकते हो ऑन कोर्ट फिटनेस कराओ उसको। फिटनेस आपकी चालू होती है 15 साल की उम्र के बाद, जब आपको थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ती है। ओके तो वो थोड़ा सा एक ध्यान रखने वाली चीज़ है। आप 8 साल के बच्चे को कराओगे तो उसकी हाइट ग्रोथ है वो रुक जाएगी। 12 साल वाले बच्चे को कराओगे तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ डेवलपमेंट का टाइम ही 8 से लेकर 14 के बीच में होता है, फिजिकल और मेंटल दोनों। ओके 17 साल बच्चा ऑलरेडी डेवलप होता है, तो उसको आप फिटनेस कितना भी करा सकते हो। 17 साल, 19 साल और मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है, ओके है ना। तो उसकी फिटनेस लेवल अलग हो जाती है, इसकी फिटनेस लेवल अलग हो जाती है। इसी के साथ डाइट और रोज की ट्रेनिंग कितना इम्पोर्टेंट? देखो, डाइट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली आदमी क्या सोचता है, मैंने जो खा लिया वो सफिशिएंट है मेरे लिए, यस या घर वालों ने जो खिला लिया वो सफिशिएंट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। डाइट में ये होता है कि आप 3000 कैलोरी आपने खाई, ओके है ना, आपने 3200 कैलोरी या 3500 कैलोरी आपने कंज्यूम करी, तो एक हफ्ते बाद आप माइनस में कितना रहे? 500 कैलोरी एक दिन की मानते थे, 6 दिन में आप 3000 कैलोरी, एक दिन का पूरा आपका डाइट चला गया। ओके तो डाइट में क्या होता है, आपने 3000 कैलोरी बर्न करी है तो आपको 3500 कैलोरी खानी है, 500 कैलोरी आपको प्लस रखनी है। तो जब आप जिस दिन रेस्ट पे होते हो संडे पे, तो वो आपका रेस्ट आपकी जो कैलोरी है वो गेन करेगा। तब आपको कभी मसल इंजरी नहीं होगी, कभी आपको थकान नहीं होगी। फिर भी एक बैडमिंटन प्लेयर या स्पोर्ट प्लेयर को क्या और चीज़ें ध्यान देनी चाहिए खाने पे स्पेशली, और इजी वे हो? देखो, मेरा तो स्ट्रिक्ट है कि मैं जो आर्टिफिशियल पाउडर है, प्रोटीन पाउडर ले लो, क्रिएटिन पाउडर ले लो, उस पर कभी नहीं बच्चे को करता हूँ। आपको जो भी खाना है प्रोटीन, आप नेचुरल चीज़ों से, जितना नेचुरल खाओगे उतना ही आप सरवाइव करोगे। काफ़ी लोगों का कहना ये रहता है कि वो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पाउडर खाने से ही मिलेगी। नहीं, ये गलतफहमी है, सबकी गलतफहमी है। या मार्केटिंग? ये मार्केटिंग फंडा है बिल्कुल। मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि भगवान ने सारी चीज़ें बनाई है, ठीक है, उसने कभी चीनी नहीं बनाई, उसने कभी नमक नहीं बनाया। ओके ये मैन मेड है, ओके नमक और चीनी। ओके नमक और चीनी आप खाओगे तो आप नुकसान में रहोगे। जैसे आप संतरे का जूस पी रहे हो, ऑरेंज जूस पी रहे हो, उसमें वो अलग से शुगर डालता है मीठा करने के लिए आप, हाँ ठीक है ना। तो मैं तो कहता हूँ जूस भी मत पियो, आप नेचुरल संतरा खाओ ना, तो आपके साथ फाइबर भी जाएगा, ओके सारी चीज़ें जाएगी। जो भगवान ने बनाई है वो उसने कुछ सोच समझ के ही बनाई है। ये मुझे बहुत बड़े विद्वान महात्मा जी मुझे मिले थे ट्रेन में, उन्होंने मुझे समझाई, बोले भगवान ने चीनी नहीं बनाई, नमक नहीं बनाया, संतरे का जूस भी भगवान ने नहीं बनाया, भगवान ने संतरा ही बनाया। आप संतरा ही खाओ, ऊपर वाले ने जो नेचुरल चीज़ दी है वही खाओ आप। नेचुरल चीज़ से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जाती है। आप प्रोटीन पे जाते हो तो आप प्रोटीन पाउडर में सिर्फ प्रोटीन पाउडर ही है, कैसे बनता है वो आपको नहीं पता, मुझे पता, ठीक है ना। अगर आपको प्रोटीन ही खाना है तो आप पनीर खाओ, चने खाओ,
दाल खाओ सारी, ये सब नेचुरल चीज़ है। इससे आपके साथ में फाइबर भी जाएगा और सारे विटामिन भी जाएंगे और सारे मिनरल्स भी जाएंगे। प्रोटीन खाओगे तो प्रोटीन ही जाएगा, अच्छी बात है। हाँ, वो आजकल तो सबका ही बन गया है कि प्रोटीन तो ये मार्केटिंग फंडा है, ये बेचने का फंडा है और कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो एक सर गेम हो गया है, चाहे प्रैक्टिस हो गई, एक मानसिक मजबूती भी होती है, इसकी कोई ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल, इंडिया में सबसे जो लेग बैडमिंटन में करता है वो साइकोलॉजी पार्ट है, मेंटल स्टेबिलिटी। ठीक है, आजकल देखना बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो अपने साथ एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं। ओके, है ना, साइकोलॉजिस्ट इसलिए रखते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आपको, आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो तो आप, आदमी जनरली सोचते हैं यार इसको क्या जरूरत है, इसको तो सब आता है। नहीं, प्रेशर हैंडल करना, ब्रीथ लेना, ये सारी चीज़ें आपको स्टेबल करना, मेंटल हेल्थ को स्टेबल करना, ये सब साइकोलॉजिस्ट का काम। मैंने भी साइकोलॉजी का कोर्स करा है और मैंने करा है हाउ टू क्रिएट द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। साइकोलॉजी का एक कोर्स करा है मैंने, यूके से करा है वो। ये सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का? एक ही सब्जेक्ट का। ओके, तो साइकोलॉजी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि जनरली देखना बच्चा खेलता है तो वो मैच से पहले ही डर जाता है। यस, या मैच चालू होता है तो उसके पैर ही नहीं चलते। मेरे कई बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम नहीं बताना चाहूँगा मैं, जो खेलते हैं उनके पैर ही नहीं चलते या पैर कांपने लग जाते हैं। तो उस लेवल, उस जगह पे आपका साइकोलॉजिस्ट काम करता है। अगर आपने साइकोलॉजी उनको समझा रखी है कि आपकी ब्रीथ को कैसे कंट्रोल करना है, आपके नर्व सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, आपने क्या करा था, कितनी प्रैक्टिस करी है, वो सब याद करना है, और आपको बेसिक खेलना है बैडमिंटन। अगर आप डर रहे हो तो तब बेसिक खेलते रहो आप, बिल्कुल। अभी एक इंटरव्यू देख रहा था प्रकाश सर का मैं, तो प्रकाश सर भी यही चीज़ कह रहे थे कि साइकोलॉजिस्ट का पार्ट होना चाहिए अपने अंदर। अब बड़ी बड़ी एकेडमीज, बड़े बड़े कोचेस और बड़े बड़े प्लेयर्स अपने साथ रखते हैं। आजकल तो आर्मी से जो निकले हुए हैं ना, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर्स, जो कमांडो टाइप थे, उनको साइकोलॉजिस्ट के पार्ट में रखते हैं, क्योंकि वो उन्होंने वॉरफेयर देखा है, उन्होंने आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए देखा हुआ है। उस टाइम पे पैनिक नहीं होना है, सारी चीज़ें आपको अपनी नर्व होल्ड करनी है, वेट करना है सिचुएशन का, सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, तो वो सारी चीज़ें साइकोलॉजी पार्ट में आती है। जैसे आप नए जगह टूर्नामेंट खेलने गए तो आप एकदम से बड़ा कोर्ट देख के या ज़्यादा कोर्ट देख के, लाइटिंग देख के, पब्लिक देख के आप डर जाते हो, तो वो साइकोलॉजी वाला पार्ट है आपको, कि आपको उससे फेमिलियर करना है पहले, फिर आपको उसको समझाना है कि मैच से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कैसे आपको ब्रीथ को होल्ड करना है, कैसे आपको कोर्ट में मूवमेंट करना है, कैसे आपको स्पीड बढ़ानी है, वो सब साइकोलॉजी का पार्ट है। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आजकल बैडमिंटन में। तो ये साइकोलॉजी हो गई, फिजियोथेरेपिस्ट हो गई, ये आपको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नहीं मिल पा रही, ज़्यादातर बच्चों को नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, अपन मान के चले तो जयपुर में 2 या 3 एकेडमी है, मान ले 5 एकेडमीज होगी जो साइकोलॉजिस्ट लाती है या फिजियोथेरेपिस्ट लाती है, तो वो एक बहुत लैकिंग पार्ट है बच्चों में, वो नहीं मिल पा रहा। बच्चों के लिए तो ये करना जरूरी है। आपको हफ्ते में नहीं हो तो महीने में आप एक बार लाओ, महीने में एक बार आप डाइटिशियन लाओ, महीने में एक बार आप साइकोलॉजिस्ट लाओ। आजकल तो शू इंसॉल मेकिंग, जूते कोई डिज़ाइन करने वाले भी आ गए मार्केट में, है ना। कोई फ्लैट फुट होता है, कोई कर्वी फुट होता है, कोई हाई हील फुट होता है ना। किसी का पैर 1 इंच या आधा सेंटीमीटर ऊपर नीचे होता है। तो वो सारी चीज़ें आप नहीं जज कर पाते, वो सारी चीज़ें आपको जज कर पाएगा आपका फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो फिजियो को रखो साथ में आप, और वो शू मेकर को लेके आओ, तो वो इंसोल डिज़ाइन करते हैं, हम लोग बुलाते हैं यहाँ पर। ओके, हाँ, हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं। तो वो दिल्ली से आता है बेसिकली, फिर वो हर एक का साइज़ लेके जाता है, हर एक के वो लेके जाता है, फिर वो इंसोल बना के देता है वो आपको, फिर आप पहन के खेलते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें फर्क पड़ती है। होने के चांसेस बैडमिंटन में नी और एंकल के होते हैं। तो आपका प्रॉपर शू नहीं है, आपका प्रॉपर शू डिज़ाइन नहीं है, तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने काफ़ी बैडमिंटन प्लेयर को देखा है जिनकी नी इंजरी होने के बाद या तो गेम छोड़ देते हैं या मतलब और कुछ ही करने लगते। ये नी इंजरी का कोई रिकवरी नहीं होती है? नहीं होती है। मैंने 2005 में ऑपरेट कराया है, फिर मैं खेला नहीं, फिर 2008 में मैं खेला, वापस चैंपियन बना था, फिर 2011 में खेला, फिर चैंपियन बना था। इवन गोपीचंद बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अपने सामने, कैमिलिना मरीन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैमिलिना मरीन ने तो 2 बार ऑपरेट कराया है, सेम नी, और फिर भी खेल रही है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे रिहैब करते हो उसको। रिहैब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें जनरली आदमी क्या करता है, ऑपरेट हो गया आपका, 1 महीने फिजियो करा लिया, अब मैं घर पे कर लूँगा। नहीं भैया, फिजियो की गाइडेंस में चलो, आप ट्रेनर के साथ इन्वॉल्व करो 1 महीने बाद आप, तो आपका रिहैब अच्छा होता है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि नी के बाद नहीं खेल सकते। क्रिकेट में देख लो, युवराज सिंह
हाँ है ना। रिहैब आपका अच्छा होना चाहिए, रिहैब आपका अच्छा है, बस इसमें एक चीज होती है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है एकदम से। जब आपका नी ट्विस्ट करता है तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो माइंड में बना ही रहता है। माइंड में बना रहता है। तो उसको रिकवरी, उसमें क्या होता है, आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है कि आप ज्यादा लोड दूसरे नी पे नहीं डालें, तो उसको बचाने के चक्कर में आपका सेकंड नी भी चला जाता है। ओके। तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर किसी के गाइडेंस में फिजियो और ट्रेनर के साथ करना पड़ेगा। कोर्ट के अंदर भी आपको उनको प्रेजेंट रखना पड़ेगा, फिजियो को, वो आपको जज करता रहेगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है, मॉनिटरिंग होने लग गई है। पहले टाइम में मॉनिटरिंग नहीं होती थी, आजकल तो मॉनिटरिंग होती है। आपके नी के ऊपर वो उसने लगा दिए ब्रेसेस टाइप, और बाहर बैठ के वो लैपटॉप पे मॉनिटर कर रहा है कि कौन सी मसल पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, कौन सी मसल पे लोड नहीं पड़ रहा है। तो कोई इशू नहीं है आज की टीम में, बस प्रिकॉशन और रिहैब बहुत जरूरी है। ये जरूरी है। ओके। इसके साथ अपनी पढ़ाई और खेल को साथ में मैनेज कैसे कर सकता है एक बच्चा? देखो, इसमें अगर आप खेलते हो तो आपके पास 4 काम होने चाहिए: पढ़ाई, खेल, खाना और सोना। ओके। इसके अलावा आपको सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। सारी चीज़ें इंदर मोबाइल नहीं देखना है, दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारने। ये टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है, इसमें पेरेंट्स और कोच दोनों मिलके ही गाइड कर सकते हैं। ओके। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो जनरली सब यही कहते हैं, सर मैं तो 1 घंटा ही खेल पाऊंगा, मेरी तो Yes. क्लासेस है। तो वो क्लासेस के बाद जनरली आपने स्कूल में पढ़ा, तो आप स्कूल में अच्छे से पढ़ो ना उसको, वहाँ पे फोकस नहीं करते, फिर घर वाले ट्यूशन लगा देते हैं आपकी एक टाइम बढ़ गया। एक टाइम के बाद। तो आप सेल्फ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्यूशन करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 स्कूल में पढ़ाया तो स्कूल में ही काम करो। फ्री पीरियड मिला आपको, होमवर्क कर लो उसी के अंदर, है ना। पहले जो पीरियड गया उसको होमवर्क उसी में कर लो। तो टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाना पड़ेगा बच्चों को। बच्चों को नहीं आता टाइम मैनेजमेंट। बच्चों को सबसे अच्छा क्या लगता है? मस्ती, मोबाइल, है ना, टीवी, ये तो उससे अवॉइड करना पड़ेगा। उससे अवॉइड करके टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाना पड़ेगा आपको बच्चों को, कि भाई संडे के दिन है, संडे के दिन तू खेल नहीं रहा है, तो जो तेरा पिछला छूटा हुआ है वो 4 घंटे में निपटा ले, बाकी 6 घंटे फ्री है तो टीवी देख, कुछ भी कर, संडे को कर जो भी करना है वो। बाकी दिन दोस्तों के साथ जाना है जा, जो भी खाना है घर पे मिल जाएगा तेरे को। तो वो पेरेंट्स का और कोच का दोनों का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ईजी खेल है, ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस है इसके अंदर। बस छोटे छोटे आप आधा घंटे का जो काम कर रहे हो मोबाइल पे, आधा घंटा ही तो देखूंगा मोबाइल, अरे भाई आधा घंटा भी क्यों देखेगा, आधा घंटा रेस्ट कर ले, आधा घंटा रेस्ट कर ले। रेस्ट करेगा तो फायदे में रहेगा, या पढ़ाई करेगा तो फायदे में रहेगा। गेम के बारे में सोचेगा, गेम के स्किल्स डेवलप करेगा बैठ के ऑन पेपर, तो फायदा करेगा। एक बच्चे बैडमिंटन में खेलने के बाद कभी भी घर पे होमवर्क नहीं करते। ये भी एक वजह, आप स्कूल में जाने के बाद स्कूल से होमवर्क मिलता है ना, तो बैडमिंटन भी खेलने के बाद आपको बच्चों को होमवर्क देना चाहिए, है ना। तो भाई तू ही एक रैली बना के आ जाना शाम को रैली तू कराएगा। और स्मैश वाली रैली है, उसमें एक ही कॉर्नर से स्मैश मारना है, बाकी 4 शटल और खिलानी है। तो वो खुद डेवलप करेगा उसको, यार यहाँ से स्मैश मारेंगे, वहाँ जाएंगे, नेट पे रखेंगे, फिर टॉस आएगा, फिर नेट ड्रॉप मारूंगा, लिफ्ट होगी स्मैश। तो बच्चों का भी दिमाग चलना पड़ता है, कोच के सहारे नहीं रह सकते आप। मैंने ज़्यादातर कोच देखे हैं जो बाहर बैठ के हर पॉइंट पे उसको समझा रहे हैं, हर पॉइंट। अरे तो भाई तू इतने पहले 3 साल से तेरे पास बच्चा खेल रहा, तूने सिखाया गया उसको? हर पॉइंट पे समझाने का क्या जरूरी? उसकी गलती बताओ, उसका वो नॉर्मल चीज़ है उसको बताओ जो उसने कर रखा है। हर पॉइंट पे आप मैच नहीं जिता सकते ना। हाँ, क्रूशियल टाइम पे आप जिता सकते हो, 18 ऑल 19 ऑल ड्यूस हो गया तो आप उसको समझा सकते हो। हर पॉइंट पे नहीं समझाना, हर पॉइंट पे तो उसको अप्रिशिएट करना है। तो बहुत अच्छा मारा था, नेट में चली गई, कोई बात नहीं, आपके थोड़ा सा नेट बचा के मारो। ये सारी चीज़ें देनी पड़ेगी आपको, तो टाइम मैनेजमेंट तभी सिखा पाओगे। अब मैच से पहले 2 घंटे पहले बच्चों को बुला लेते हो आप, 2 घंटे पहले मैच है, 2 घंटे पहले आ जाना टूर्नामेंट में। अरे भाई क्यों आ जाना 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले बुला लो उसको। वो टाइम नहीं चलता ना। हाँ, उनके अकॉर्डिंग। नहीं, मैं अपने छोटे टूर्नामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े टूर्नामेंट की बात। ओके। बड़े टूर्नामेंट में तो आपका शेड्यूल दे रखा 11 बजे, तो 11 बजे स्टार्ट होगा, 11:30 पे स्टार्ट होगा। 11:30 पे स्टार्ट है, आप 10:30 बजे आ जाओ। 10:30 बजे आके अपनी रिपोर्टिंग हो रही है, नहीं हुई अभी रिपोर्टिंग, कौन सी चल रही चेक कर लो, रेस्ट कर लो थोड़ी देर, वार्म अप हो जाओ, आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, सारी चीज़ें उसको समझाओ, कोर्ट के बारे में उसको बताओ, बस उसको रिलैक्स रहने दो, है ना। उसको ज़्यादा मैच दिखाना ही नहीं है। ज़्यादा मैच दिखाओगे तो वो सोचेगा यार ये तो बहुत तेज मार रही, मेरी तो इतनी तेज मारता ही नहीं हूँ मैं तो, या मारती नहीं हूँ। तो वो जितना उसको दिखाओगे आप उतना नुकसान में रहोगे। तो उसको मैच खिलाओ, अपोनेंट का मैच दिखाओ। जैसे आज इससे मैच है, अगला मैच उससे, उन दोनों का मैच चल रहा है, वो वाला मैच दिखाओ कि देख बेटा ये जीतेगी तो इसकी ये फायदा है, इसके ये स्ट्रोक्स अच्छे हैं, ये स्ट्रोक्स खराब है, ये यहाँ वीक है, वो चीज़ समझा के बस उसको भेज दो।
ऐसे नहीं कि वो भी मैच दिखा दिया, तीसरा मैच भी दिखा दिया, चौथा मैच भी दिखा दिया, उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। ओके। उसको रेस्ट करने का था, वो रेस्ट आप नहीं दे रहे हो। तो रेस्ट देना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। टूर्नामेंट में भी टाइम मैनेजमेंट, टूर्नामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइट। आप बाहर खेलने जाते हो तो आप उसको कहते हो ले आज चिकन भी खा ले, पनीर बटर मसाला भी खा ले। अरे भाई वो रोज खाती है क्या या खाता है क्या रोज घर पे, जो टूर्नामेंट में खिला रहे हो उसको? टूर्नामेंट में जितना सिंपल खिलाओगे उतना फायदे में रहोगे आप। ओके। है ना? तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूर्नामेंट। ओके। आज बच्चा खेलने जाता है बाहर सारे दोस्तों के साथ, खाना खाने चला गया, खाना खाने में क्या खाएगा? पनीर बटर मसाला खाएगा, चिली पनीर खाएगा, है ना? ओके। तो वो नुकसान कर रही है कि उसके पेट को इतनी आदत ही नहीं है कि ये खा के अगले दिन टूर्नामेंट में खेले। उसका देखना, अगर आप इसके एनालिसिस करोगे या उसका ग्राफ बनाओगे ना, तो टूर्नामेंट में उसका अच्छे राउंड में जो ग्राफ जीत जाएगा वो, लेकिन ग्राफ उसका नीचे जाएगा। जो आप चाह रहे थे, उससे एक्सपेक्टेशन थी कि ये थोड़ा फास्ट खेले, थोड़ा अटैकिंग खेले, वो थोड़ा सा ग्राफ उसका नीचे आ डाउन हो गया। और टूर्नामेंट में वेट लॉस सबसे ज़्यादा होता है। अगर फाइनल तक आप खेलते हो तो आपका वेट लॉस 2 से 3 किलो हो जाता है। ओके। तो आप 2 इवेंट 3 इवेंट खेलते हो और प्रैक्टिस आप इतनी कराते नहीं हो, तो डाइट इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है। 2 घंटे बाद मैच है भैया, 1 घंटा सो ले तू, 1 घंटा रेस्ट कर ले। रेस्ट नहीं कराते हो, बैठा के मैच दिखाते। बॉडी को रेस्ट भी चाहिए और खाना डाइट भी भी चाहिए। चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना, डाइट में आप उसको रोस्टेड चिकन खिला दोगे और घर पे वो नॉर्मल चिकन खाता है कम मिर्ची का। हाँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको हर कोच को ध्यान रखना चाहिए। उसको अच्छे कोच है जो अच्छे समझदार हैं, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और मैंने कई कोच ऐसे भी देखे हैं जो बिठा के खुद तो चिकन खा रहा है मसाले वाला, उसको भी खिला रहा है बच्चे को। उन माता पिता को क्या कहेंगे जो कहते हैं बच्चों से पहले पढ़ाई बाद में खेल? नहीं, इंडिया की टेंडेंसी यही है ओके। कि पढ़ाई में ही आईएएस बनेगा, खेल में इंडिया चैंपियन नहीं बनेगा। आदमी की मेंटेलिटी यही है इंडियंस की। और इंडियंस की मेंटेलिटी इसलिए भी है कि बैडमिंटन खेलते हैं वो ज़्यादातर, या इंडिया में जो पब्लिक है वो ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली से आती है। ठीक है, जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उनको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी ही पड़ती है। वो ये नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते कि मुझे सब खिलाड़ी ही बनाना है इसको या इसको आईएएस ही बनाना है। वो दोनों चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं, तो बैलेंस चीज़ें करनी भी चाहिए। मैं भी यही कह रहा हूँ कि बैलेंस होनी चाहिए आपके। आप एक लेवल तक पढ़ाई भी होनी चाहिए और आपका एक लेवल तक खेलना भी होना चाहिए। दोनों मैनेज करना पड़ेगा। बहुत आप भी देखोगे तो आपके पास अगर 50 बच्चे खेले तो 50 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे साहब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, घर वाले कहेंगे पढ़ाई नहीं करानी, इनको खिलाओ। तो खिलाने में अच्छा खेलेंगे वो, लेकिन आपकी एजुकेशन ही नहीं होगी, आप 10वीं पास नहीं करोगे तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी? नौकरी के लिए आपको मिनिमम क्राइटेरिया जो है, मैं रेलवेज में रिक्रूटमेंट करता हूँ कई बार, मिनिमम क्राइटेरिया आप बात करें तो 10वीं पास ग्रुप डी के लिए होता है, 12वीं पास ग्रुप सी के लिए होता है। तो पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। एकेडमियों में आते हैं अपन कि एक जब बच्चा खेलते खेलते सीनियर बन जाता है तो उसको एकेडमी कैसे सपोर्ट करते हैं? हम लोग 2 तरीके से सपोर्ट करते हैं। एक तो मैं खुद मेरी तरफ से करता हूँ, स्पॉन्सर करता हूँ बच्चों को। दूसरी, जो भी अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, है ना, कई एनजीओस है वो मेरे साथ टाई अप है, कई अच्छे बिजनेसमैन है वो टाई अप हैं, उनको समझाते हैं कि भाई ये बच्चा है, ये सीनियर को आ गया है, तो ये इसको कोई स्पॉन्सर करेगा तो ये आगे सर्वाइव करेगा, वरना नहीं करता। तो वो हाँ करते हैं, 5 में से 2 हाँ करते हैं, तो उनको धीरे धीरे से स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं। स्पॉन्सरशिप दिलाने के साथ साथ फिर वो अपना खेलने के साथ साथ तो सारा एकोमोडेशन कर लेते हैं। तो एकोमोडेट करते हैं वो लोग। फिर कई बार ऐसा होता है कोई टूर्नामेंट खेलने गया है तो हम लोग भी स्पॉन्सर कर देते हैं उनको। तो स्पॉन्सर आना जरूरी है, तो स्पॉन्सर आएंगे तो ही बच्चे सर्वाइव कराएंगे। क्यों, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो फेदर शटल से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो उनके लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। इंडियन गवर्नमेंट को भी चाहिए स्पॉन्सर करे। इनफैक्ट साई तो कर रही है। ओके। साई ने काफ़ी टाइप करा है, अच्छा करा है। ओके। जिस सेंटर में अच्छे बच्चे निकले, साई वहाँ पे एक बच्चे को पर बच्चे के हिसाब से पेमेंट करती है वहाँ पे साल। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। भारत में जो बैडमिंटन है उसमें जो जॉब का फंक्शन है वो कैसे काम करता है और अभी फिलहाल मौजूदा हालत में कैसा कर?
अभी तो मैं ये मान के चलो स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा वो है जॉब के लिए रिगार्डिंग, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ गई है आजकल। पहले हुआ क्या करता था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जैसे रेलवेज थी और एजी ऑफिस थी, बैंक थी, ये तीन, और पेट्रोलियम थी, ये तीन चार बड़ी गवर्नमेंट बॉडीज ही थी, या पीएसयू बॉडीज बोले अपन, वो लेती थी। आजकल तो जैसे सीआरपीएफ भी ले रही है, सारी बैंक्स ले रही है, टाटा वाला ले रहा है, ओके है ना। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो गई है आजकल, बस आपको एक सर्टेन लेवल पे खेलना पड़ता है। नेशनल खेल लिया आप, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडल आ गया, नेशनल में कहाँ तक? सीनियर नेशनल। ओके सीनियर नेशनल खेलते हो तो भी आप एजी ऑफिस के क्राइटेरिया फुल कर लेते हो, ओके और मेडल है आपका तो आप मेडल तो सारी आपको बड़ी पीएसयूज ले लेती है आजकल। पेट्रोलियम सारा ले लेती है, चाहे इंडियन ऑयल हो चाहे भारत पेट्रोलियम, वो सारी ले लेती है। रेलवेज ले लेती है, आपको एजी ऑफिस ले लेती है, फिर इनकम टैक्स ले लेती है, रिजर्व बैंक ले लेती है, और सारी बैंक्स ले लेती है। तो मेडलिस्ट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेशनल्स के लिए एजी ऑफिस है एक पार्ट, वो ले लेती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी तो काफ़ी अच्छी हो गई है इस बार। ओके। आपकी किस टाइम पे जॉब लगी थी? मेरी जॉब 99 में लगी थी। ओके उससे पहले मैं 3 जॉब्स थी मेरे पास जो स्टाइपेंड पे खिलाते हैं। ओके तो जैसे जेके सीमेंट हो गया, ओके और एयर इंडिया हो गया, और एजी ऑफिस भी मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। ओके रिजर्व बैंक में हो गया था, लेकिन समहाउ कोई टेक्निकल रीज़न थी तो वहाँ पे ज्वाइन नहीं कराई थी। फिर लास्ट में फिर मैंने रेलवे ज्वाइन करी। ओके। ये सारा आपने बैडमिंटन से ही? हाँ, ये सारा बैडमिंटन। ओके। तब तो आपने जॉब में कितना टाइम दे दिया? जॉब में मेरे 26 साल हो गए। ओके। तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है, कैसा रहता है एक प्लेयर का एक जॉब करना? सबसे अच्छी जॉब बताऊं तो 2 ही जने देते हैं अभी, ओके है ना, एक रेलवेज और एक एजी ऑफिस। रेलवेज में तो ये है, आप भर्ती हुए आपको 2 साल तक टाइम ऑफ मिलता है। टाइम ऑफ मतलब आधे दिन की नौकरी करनी है। ओके एजी ऑफिस में भी यही है, आधे दिन की नौकरी करनी है। और बाकी बैंक वगैरह में ये रहता है कि आपके टूर्नामेंट्स होते हैं तब आपको स्पेयर करते हैं वो लोग। तो जॉब्स के रिगार्डिंग तो रेलवेज परफेक्ट है और एजी ऑफिस परफेक्ट है। एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर कैरियर के तौर पे अगर अपने बच्चे को बैडमिंटन में डालना हो तो कहाँ तक सही है? वो डाल सकता है, उसके लिए दिक्कत तो नहीं है कुछ? आगे की सोच सकता है उसके बारे में? हाँ, डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, क्यों नहीं डाल सकता। भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि बच्चा सिंसियर होना चाहिए आपका, ओके है ना, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो बच्चा अपने आप ही करेगा, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अगर बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, आप ज़बरदस्ती पुश कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। मिडिल क्लास फैमिली वाले भी अब बहुत अच्छा है, आजकल सपोर्ट करते हैं। ओके तो ऐसा कैरियर ले सकते हो आप इसको, पर यह है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके साथ। मिनिमम क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा 12वीं का बात। और ग्रेजुएशन का। तो स्पॉन्सर मिलते जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीमें चल रही है जो बच्चों को स्पॉन्सर करती है। साई चला रखी है, कई एनजीओज हैं जो बच्चों को अडॉप्ट करती है। तो आप अपना कैरियर बनाएं बैडमिंटन का, कोई इशू नहीं है। और बाकी कोई सपोर्ट चाहिएगा तो मैं हूँ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा तो मैं हूँ। क्या एकेडमियाँ सिर्फ फीस पे चलती हैं या टैलेंट भी देखती हैं? ये बहुत हैवी सवाल है क्योंकि एकेडमी को भी अपना फीस का निकालना होता है, कोचेस, लाइटर्स, सारे चीज़। मैं इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि आप 60 बच्चे खिला रहे हो, तो 60 बच्चे में से आप 10 बच्चे फ्री खिला सकते हो, 50 बच्चे से आप अर्न कर सकते हो। वो फ्री का क्राइटेरिया क्या है? फ्री का क्राइटेरिया यही है कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट शटल दो उनको आप। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मतलब आप किस तर्ज पे आप उनको फ्री खिला रहे हैं, मतलब क्या है उनमें ऐसा? 2 चीज़ें होती है देखो इसके अंदर। एक तो बच्चा पुअर फैमिली से हो, प्लस मेहनत करने वाला हो, ओके और थोड़ा बहुत उसके अंदर टैलेंट हो। टैलेंट हम लोग निखार देते हैं, तो थोड़ा बहुत टैलेंट तो हो ही उसके अंदर। ओके और मेन तो डेडिकेशन हो और मेहनत करने वाला बच्चा है। ओके तो मेहनत करने वाला बच्चा सक्सेस हो सकता है, चाहे उसमें टैलेंट नहीं हो, कोई इशू नहीं है उससे। ऐसा नहीं है कि आप टैलेंट वाला ही खिलाड़ी सब चैंपियन बनेगा, नहीं, मेहनत करने वाले भी खिलाड़ी बनते हैं। और 90% मेहनत करने वाले खिलाड़ी चैंपियन बनते हैं, 10% सिर्फ टैलेंट काम आता है। टैलेंट है आपके अंदर और आप मेहनत नहीं करते हो तो वो टैलेंट वेस्ट है।
तो आप कैसे चुनते, कैसे टैलेंट? टैलेंट नहीं देखते बेसिकली हम लोग, मैं जो देखता हूँ वो भी देखता हूँ कि बच्चा कितना सिंसियर है, बच्चा कितनी मेहनत कर सकता है, क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, बैडमिंटन के लिए फिट है या नहीं है। ओके। अगर 14 साल से ऊपर की बात करते हैं, 14 साल के नीचे तो सारे बच्चों का बॉडी लेवल एक ही होता है। तो वही देखना होता है कि भाई सिंसियरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, कि आप मेहनत कराओगे तो ये करेगा, आपकी बात सुनेगा, आप जैसे बोलोगे वैसे चलेगा। वही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो होना चाहिए कोचिंग में। भाई सबको आप मेहनत कराओ, मैं ही नहीं करा हूँ कि गरीब बच्चों को मेहनत मत कराओ या पैसे वालों को ज़्यादा कराओ, नहीं, आप सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करो। हाँ, फीस आपने अलग अलग ले रखी है सबसे, किसी की फ्री कर रखा है, किसी से नॉर्मल फीस ले रहे हो, किसी से एडवांस की फीस ले रहे हो, लेकिन कोचिंग स्टैंडर्ड में उसको बाइफिकेशन मत करो। जैसा अब ये फ्री का खेल रहा है तो मैं इसको कम खिलाऊंगा, ये कम पैसे दे रहा है, ये एडवांस के पैसे बहुत सारे दिया हुआ तो इसको 2 घंटे खिलाऊंगा, नहीं, सबको आप बराबर रखो, उनमें भेदभाव नहीं करना है। ओके, ठीक है ना। जो बच्चा मेहनती होगा वो अपने आप ही ऊपर आएगा। ठीक है, टैलेंट आप उसका बाद में देखना। जो मेहनती होगा बच्चा अपने आप ही ऊपर आएगा। जिसको लग रहा है कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही मेरा एक फोकस है, तो ज़्यादा मेहनत करेगा। और जो सोचेगा मेरे पास तो सब कुछ है, मैं ऑडी में आता हूँ, है ना, अगर उसके अंदर ये चीज़ है कि मैं ऑडी में आता हूँ, मैं नहीं भी खेलूंगा तो चल जाएगा, तो वो खिलाड़ी नहीं है। खिलाड़ी बनने के लिए मेहनत और डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अब मेहनत से आते हैं, जो मेहनत कराने वाला है कोच, उसकी भूमिका पे कि एक अच्छा कोच कैसा होना चाहिए उनका? देखो, अच्छे कोच की कोई डेफिनेशन नहीं होती। ओके। कोच कितना सिंसियर है, मेरी नज़र में कोच वो होता है, पहला पॉइंट, 6 बजे का टाइम दिया, कोच 4:45 बजे आपको कोर्ट पे मिल रहा है। ऐसे नहीं है 6 बजे का टाइम दिया, कोच आ रहा है 6:05, 6:10 पे, बच्चे रेडी खड़े हैं, वो नहीं होना चाहिए। कोच अपने आप में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ टाइम वाला। ठीक है, उसके बाद आता है कोच के लेसन प्लान होने चाहिए। जनरली क्या होता है, कोच आता है आज टॉस करेंगे, कल आएगा आज स्मैश करेंगे, आज नेट करेंगे, तो लेसन प्लान नहीं है इसके अंदर। बेसिकली लेसन प्लान होना चाहिए, जहाँ 1 हफ्ते का होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए, 3 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए, साल भर का होना चाहिए, ऐसे एडवांस चलता रहता है। ठीक है, तो आप जो चीज़ चल रहे हो वो चीज़ आपने ऑन पेपर कर रखी है, तो वही चीज़ फॉलो करनी होती है। किसी दिन एक दिन आप छोड़ सकते हो, आज सर का मन नहीं है, सर की तबीयत खराब है, या बच्चों का मन नहीं है, बच्चों को भी एक दिन 15 दिन में से आपको रिलैक्सेशन देना होता है। Okay. कोई भी अदर एक्टिविटी, रिक्रिएशन गेम खिला दो उनको, आज चलो हैंडबॉल ही खेलेंगे, आज क्रिकेट ही खेलेंगे, आज पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। Okay. तो वो होना चाहिए आपके पास। जब तक शेड्यूल नहीं है, शेड्यूल और प्लान नहीं है कि भाई आपको कैसे डेवलप करना है, तो कोच नहीं है। कोच को कुछ नहीं आता है, बैडमिंटन का ABCD नहीं पता है, लेकिन उसको लेसन प्लान पता है कि आज मैं खड़े होकर टॉस कराऊंगा, आज टॉस कराएं तो कल टॉस के साथ मुझे क्या वैरायटी लानी है वो कराऊंगा, ड्रॉप कराएं तो ड्रॉप के साथ क्या वैरायटी लानी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने इंडिया में मिसिंग होता है ना, वो ये होता है, आपने 1 घंटे के बैच में 50 मिनट खिला दिया, लास्ट के 10 मिनट कह दिया आपने, आप खेल लो भैया नॉकआउट, कहते हैं 10 मिनट नॉकआउट। पेरेंट्स पूछते केवल सर इनको आप फ्री खेलने, नहीं, क्यों खेलना, तो फ्री। उस नॉकआउट के अलावा भी आप उनको एक 10 मिनट का रिक्रिएशन गेम दे सकते हो बैडमिंटन में। कैसे? जैसे हाफ कोर्ट ही आज खिला रहे हो, मान लो हाफ कोर्ट की आपने टॉस की ड्रिल कराई या नेट की ड्रिल कराई है ना। अब उसी नेट की ड्रिल में आपने क्या करा, दोनों को कह दिया भैया नेट पे खेलना है, जो सर्विस कर रहा है उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो लिफ्ट कर सकता है कभी भी, कभी भी लिफ्ट कर सकता है। आप और मैं नेट पे खेल रहे हैं, मैंने सर्विस करी है और मैं कभी भी लिफ्ट कर सकता हूँ। अब मैंने लिफ्ट करी है ना, तो सामने वाले ने अगर 2 स्ट्रोक में पॉइंट ले लिया तो उसके प्लस 3 पॉइंट हो गए। ओके। ठीक है ना, नहीं लिया तो 1 ही पॉइंट है। अब उसमें क्या होता है, नेट पे रखते 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 डेवलप होती है, वो सामने वाला रहता कब मारेगा कब मारेगा कब मारेगा, उसके दिमाग है ना। में और मेरे को पता है मेरे को कब मारनी है, जब ये फंसेगा तभी मारूंगा मैं। तो ऐसे स्किलफुल गेम डेवलप करने होते हैं आपके लास्ट के 10 मिनट में। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इसको, आप करके देखना कभी। कुछ नहीं तो कभी पूरे कोर्ट में 10 शटल इधर डाल दी, 10 शटल उधर डाल दी, 2-2 जने खड़े कर दिए, बोले तेरे को उधर फेंकनी है, तेरे को उधर फेंकनी है, लास्ट के 10 मिनट शटल थ्रो। अब वो खटाखट 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 फेंकते बच्चे। अब 10 मिनट में उनको पता नहीं कितनी एनर्जी वेस्ट हुई है ना, अपन ने कितनी एनर्जी उनकी काम में ले ली। यस। ठीक है, 1 मिनट का रखा आपने टाइमर, 1 मिनट बाद स्टॉप, हाँ किसके ज्यादा शटल है ये जीता, चल नेक्स्ट चांस। तो ऐसे आपको खुद को डेवलप करने पड़ेंगे गेम 10 मिनट के नॉकआउट खिलाने की बजाय। नॉकआउट में क्या था, बच्चे टेढ़े बाके मारते रहते हैं, हाँ, फिर उनकी वही हैबिट हो जाती है। और वरना फिर रोज आएंगे सर आज तो आपने इन आउट ही नहीं खिलाया, आप तो आज हमने नॉकआउट ही नहीं खिलाया। तो ये स्किलफुल चीज डेवलप करो ना उनके साथ। कभी 10 मिनट ये कह दिया भाई 2 बना दी टीम, रिले करेंगे आज, जो जीतेगा वो जीत गया। कोच को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि जो जीतेगा उसको मैं आज चलो चॉकलेट खिलाऊंगा, चॉकलेट चाहे 5 रुपए वाली खिलाओ सबको, खिलाओ, है ना। पर वो 5 रुपए के पीछे वो तैयार रहेंगे, आज तो चॉकलेट मिल गया, आज तो मुझे जीतना है, वो टारगेट सेट होता है। तो लेसन प्लान के साथ ये होना बहुत जरूरी है।
और लेसन प्लान में एक और चीज होती है कि आपका इंटेंसिटी ऑफ लोड कितना डाल रहे हो आप उसके ऊपर। 1 घंटे के सेशन में आपने कितना लोड डाला है उस बच्चे के ऊपर, तो अगले दिन उस लोड को कम करना है या बढ़ाना है आपके ऊपर है। किसी को पता ही नहीं है लोड क्या होता है। ये करा दो, आज करा दो। आज तो 25 सेट शैडो करेंगे बच्चे, बच्चों की हालत ही नहीं है। ओके, इस टाइम पे कोचिंग का जो है वो गिरा है या थोड़ा बड़ा है? बहुत गिर गया है। ओके, किस लहजे में ये मतलब? आजकल साल भर खेल के वो आदमी कोच बन जाता है, साहब मैं तो कोच हूँ, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक है बैडमिंटन का। आप उनको यूज करो, उनको भी जरूरत है भाई। आज जो आ रहा है आपके पास साल भर खेल के, साहब मुझे कोच बनना है या मैं कोच हूँ, तो वो किसी बैकग्राउंड की वजह से कोचिंग पार्ट में आ रहा है, वरना वो कंटिन्यू खेलता रहता। वो साइड में अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो यही कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके, आप उसको कोचिंग पार्ट में रखो, पर उसको आप फ्री हैंड मत दो कि यार 10 बच्चे तू सिखाएगा, 10 बच्चे तू सिखाएगा, 10 बच्चे तू सिखाएगा। अब उनको खुद को ही नहीं पता है, खेलना ही नहीं आता है, कोई अच्छा टूर्नामेंट नहीं जीता है और अच्छे लेवल पे मेहनत नहीं करी है, तो कोच कैसे बनेगा? वो क्या समझाएगा, उसके एक्सपीरियंस ही नहीं। हाँ, तो उनको रखो कोच, उनको सिखाओ भी, खिलाओ भी और कोच भी रखो। कोच रखने के साथ फायदा ये होता है आपको कि उनको चीजें सिखानी पड़ेगी। देख तू ये गलती कर रहा है, तेरे गेम में भी ये इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट लाएगा, ठीक है ना। अब तेरा लिफ्ट ही खराब है, रैकेट होल्डिंग ग्रिप ही खराब है, तो तू बच्चों को कैसे सिखाएगा? मैंने कई कोच देखे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो ऐसे थंब ग्रिप करके खेलते हैं और वो स्कूल में कोच है, मेरे पास सीख के गए, स्कूल में कोच है, इज्जत करते हैं मेरी नहीं, पर वो बच्चों को नहीं सिखा सकते। बच्चों को सिखाने के लिए एक अच्छा कोच, तो आपका हेड कोच तो अच्छा होना ही चाहिए, जो मॉनिटरिंग करे, जो बच्चों को समझाए। छोटे वाले कोचेस को आप ले सकते हो, उनको खिलाओ भी साथ में और उनको कोचिंग भी कराओ। ये मत करो कि मेरे पास आते कई जने, सर मैंने NIS कर रखा है, तो मैं उनको कहता हूँ NIS का फुल फॉर्म पता है? तो कहते हैं हाँ। मैंने कहा उसका क्राइटेरिया पता है? बोले हाँ सर, वो साल भर का होता है, ये 6 हफ्ते का होता है। तो मैंने कहा 6 हफ्ते वाला तो कोई भी कर सकता है, तो NIS मत बोलो उसको, NIS मत बोलो उसको, सर्टिफिकेट कोर्स बोलो आप, ठीक है ना। आप लिखोगे रिज्यूम में NIS, अब वो पढ़ने वाला तो ये सुनेगा यार तो ढिला हुआ है, तो NIS का क्राइटेरिया इतना बड़ा है कि आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, तो उसको आप वो रखो। आप डरो मत कि भाई मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कराया, डरना है क्या? कराया तो कराया। आप ये मत बोलो उसको साहब मैंने NIS, साहब मैंने सर्टिफिकेट कोर्स कराया 6 हफ्ते का, तो सर्टिफिकेट कोर्स में भी तो 6 हफ्ते में भी तो आपने कुछ सीखा ही है। तो आप डरो मत उस चीज़ के लिए, आप खुल के बोलो साहब सर्टिफिकेट कोर्स करा है, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पास कोचिंग का 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो आपका एक्सपीरियंस ही बोलेगा, NIS नहीं बोलेगा। हाँ, वो इम्पोर्टेंट है, मगर आजकल सब लोग हाईलाइट करते हैं कि NIS, जैसे पूछे तब बताएंगे कि फिर पता पड़ता है कि डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेला है, NIS कर लिया। NIS आपको ये NIS का जो तो ये इससे क्या होता है, इससे आपका लेवल गिरेगा बैडमिंटन कोचिंग का। बैडमिंटन कोचिंग का गिरेगा ही गिरेगा लेवल, भले आप NIS हो। भाई आप मेरी बात सुनो, आपको टूर्नामेंट खेलना है तो आप कितने साल प्रैक्टिस करके एक अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट खेलोगे आप आराम से, 3 साल। तो ऐसे आप साल भर की NIS करके आओगे तो आपको सारी चीजें पता है, बॉडी का एक एक पार्ट पता है, कैसे डेवलप करना है, कैसे क्या करना है वो पता है। लेकिन 6 हफ्ते में आपको ज्यादा कुछ नहीं सिखाएंगे, कुछ बेसिक बैडमिंटन सिखा देते हैं। बेसिक का भी ना के बराबर है। हाँ, जो आप हैं ऑलरेडी खेले हुए वही चीज, अगर आप 1-2 साल भी खेले हो तो वो चीज सारी आती है। तो ऐसे सर्टिफिकेट के तौर पे बैडमिंटन का कोचिंग स्टैंडर्ड गिरा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि आप उन बच्चों को जो कोचिंग 2 साल खेल के आप उनको कोच बना दिया ना, उनको कोच बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कोच, लेकिन उनको साथ में उनको बोलो भाई तू कोचिंग करेगा 2 घंटे तो 1 घंटे तो प्रैक्टिस खुद की भी कर, तो यहाँ कुछ एकेडमी वालों को साथ नहीं है, यहाँ एकेडमी वालों को उनका साथ नहीं है। हाँ, एकेडमी वाले क्या चाहते हैं, मेरे 2 घंटे सिखा के चला जाए, मेरे को यही चाहिए, इसको खेलने को नहीं मिले। हाँ, आप उसको भी तो प्रमोट करो ना यार। जो बच्चा 2 घंटे की कोचिंग के लिए आपसे 5,000 10,000 रुपए ले रहा है, है तो उसकी कोई मजबूरी है या कोई ऐसा फैमिली प्रॉब्लम है, तभी तो वो कोचिंग कर रहा है, वरना वो खुद ही खेलता रहता। सही बात। आप उसको प्रमोट करो, उस कोच को भी प्रमोट करो, है ना। कोच को प्रमोट करो, अपने सीनियर कोच के साथ लगाओ, जो प्रोफेशनल बैच है उसके साथ लगाओ। भैया तो 2 घंटे कोचिंग करेगा, जो कोचिंग तभी अलाउ करूंगा जब तू हमारे साथ मेहनत करेगा बच्चों के साथ, तो उस बच्चे का भी डेवलपमेंट होगा। तो ये आई थिंक अभी तो नहीं है, अभी तो नहीं है। मैं करता हूँ, मेरे पास करता हूँ, मेरे पास आता है सर मुझे कोच बनना है, क्या करा है सर 2 साल हो गए खेलते हुए, कौन सी क्लास में? 12th में हूँ। मैंने कहा तो 12th में तो कॉलेज में नहीं खेलेगा सर, वो देखता हूँ। मैंने नहीं, तो कोचिंग करने में कोचिंग कराऊंगा, पर ये है कि मेरा वाला जो प्रोफेशनल बैच चल रहा है उसमें तुझे खेलना भी है ना। वो झिझकता है थोड़ा सा, मुझे कम खेलना आता है, पर ग्रेजुअली सारे सीख जा।
अभी कई बच्चे ऐसे हैं मेरे पास जो मेरे पास कोचिंग करते थे और मेरे वाले बैच में खेलते थे, आज बहुत अच्छी अच्छी स्कूलों में कोच है। तो अब आते हैं, क्या ज़्यादा कॉमर्शियल होने पे थोड़ी क्वालिटी में कमी आती खेलने में? बात वही आती है भाई, आपने एक एलन इंस्टीट्यूट चला रहा है, एक छोटा इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो जरूरी नहीं है कि छोटा इंस्टीट्यूट खराब है, छोटा इंस्टीट्यूट भी अच्छा हो सकता है। ओके, है ना, बस वो है कि आपके कोच होना चाहिए। और एक चीज मैं बच्चों के लिए भी कहूंगा कि आप बार बार कोच स्विच मत करो, सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद स्विच करो आप कोच को। क्यों? उस कोच को ही पता है आपकी, आप उसने आपको जीरो से खिलाया है, आपने उसने आपको स्टेट चैंपियन बनाया है, उसको पता है आपकी, वो कोच अपने आप ही कह देगा कि भैया आप मेरे बस की नहीं है, तू आगे जा। बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे की देखा देखी, पेरेंट्स की देखा देखी, पेरेंट्स भी आपस में बात करते हैं, अच्छा तू वहाँ सिखा रहा है, अच्छा अच्छा इतनी अच्छी कोचिंग होती है तेरा बच्चा तो बहुत। अरे तो उसका बच्चा अच्छा क्यों खेल रहा है, उसका रीजन ढूंढो पहले, है ना। कोच स्विच करने से कुछ नहीं। आज एलन में पढ़ाओ, रिजल्ट नहीं आया तो तुम कल से पूजा बंसल क्लासेस में पढ़ा दोगे, तीसरे नहीं आया तो आकाश में पढ़ा दोगे। रिजल्ट आना होगा तो एक बार में ही आएगा। एक सर्टेन लेवल पे पहुंचो आप, फिर आप कोच ही आपको बोल देगा कि नहीं भैया आप मेरे लिए बस है, तेरे बराबर का मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, तू गोपीचंद एकेडमी चला जा, तू वहाँ चला जा, तू वहाँ चला जा, कहीं भी चला जा, प्रकाश सर की एकेडमी चला जा। पर पेरेंट्स की आजकल वो है कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, साल भर में मेरा बच्चा चैंपियन बन जाए, ऐसे नहीं बन सकता। आप 10वीं कितने साल में करा रहे हो? 15 साल की उम्र में करा रहे हो, तो 15 साल आपने पढ़ाया तभी 10वीं के लिए तैयार हुआ है। 10वीं के बाद आपको सब्जेक्ट दिलाना है तो आप सोचते नहीं यार इसको डमी स्कूल में डालूं, इसको एलन भेज दूं, इसको वो भेजिए। आप पहले थोड़ी सोचोगे, 8वीं में 7वीं में थोड़ी सोचोगे डमी करा दूं, एलन भेज देता हूँ। सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स की और बच्चों की है। बच्चा जैसे 15 साल का होता है, थोड़ा समझदार होता है, वो ये सोचता है यार इसका ये वाला लड़का अच्छा खेल रहा है, मेरा पार्टनर अच्छा खेल रहा है, मैं उस अकेडमी चला। ऐसा नहीं। आप आधे बच्चे इसीलिए खत्म हो जाते हैं, कैरियर खराब हो जाता है कि कोच स्विच कर लेते हैं। अच्छा, अब उस कोच को पता है इस बच्चे के बारे में, पर उस कोच इतना वो नहीं लेगा, उसको पॉजिटिव नहीं लेगा उतना उसको, ओके जितना आपके पास पहला वाला कोच है। ओके। आप कोचिंग पे किन बातों पे ध्यान देते? मैं सबसे पहले कोचिंग में ध्यान देता हूँ इंटरेस्ट डेवलपमेंट पे, स्किल्स पे, ठीक है, फन एक्टिविटी पे, और फिर बाकी सारी चीजें आती है। बाद में जो बैडमिंटन को बढ़ावा कैसे मिलेगा? बढ़ावा क्या तो मिल करना रहा है, चाहिए? बहुत बढ़ावा मिल चुका है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स होने लग गए, 5-5 ऑल इंडिया रैंकिंग हो रही है, स्पॉन्सर्स आपके पास इतने सारे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो आ रही है वो यही है कि आपकी जो एसोसिएशन है, आपकी जो गवर्नमेंट बॉडी है, वो स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट कर रही है, आप करने वाले तो बनो। और थोड़ा सा ये भी करना चाहिए इनको कि इनिशियल लेवल पे भी इनको स्पॉन्सर मिलने चाहिए बच्चों को। जनरली होता क्या इंडिया में, कोई किसी ने अच्छा टाइटल मिला है, उसको नेशनल चैंपियन बना है, तब स्पॉन्सर उसको तुरंत आ जाता है। यही स्पॉन्सर अगर पहले से आने लग जाए ना भाई, जैसे गवर्नमेंट तो कर ही रही है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स आने लग जाए तो बहुत जल्दी मिलेगा। फिर आपको सोशियोलॉजी वाला पार्ट लेना पड़ेगा, फिटनेस वाला पार्ट लेना पड़ेगा, फिजियोथेरेपिस्ट वाला पार्ट लेना पड़ेगा। ये जब तक डेवलप नहीं होंगे ना इंडिया में, तब तक थोड़ा सा बैकवर्ड ही रहेंगे अपन। बड़ी बड़ी जैसे फॉरेन में है, जैसे आप जाते हो फॉरेन, जैसे मैं कई बार जाता हूँ फॉरेन कंट्रीज में, कोचिंग भी करता हूँ, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड है, चाहे उनको खेलना नहीं आता है ना। अब जैसे मैं मॉरिशस कोचिंग करता था तो वहाँ पर खेलना नहीं आता है, पर उनके पास फैसिलिटी इतनी अच्छी है ना कि फिजियो भी है, सोशोलॉजी भी है, और एनालिस्ट भी है। एनालिस्ट अपने पास है ही नहीं आजकल, अभी भी नहीं है एनालिस्ट। अब जो इंडिया कहीं पे भी नहीं है कहीं पर भी नहीं है। इंडिया टीम के साथ इंडिया कैंप में एनालिसिस होते हैं, ओके, है ना, बाकी कहीं भी नहीं होता। स्टेट बॉडीज में नहीं होते हैं। सर एनालिस्ट होना एक जरूरी है, वो आपका डेटा तैयार रखता है। आजकल ये काम कोच ही कर रहा है, एनालिसिस का काम कोच ही कर रहा है, लेकिन एनालिसिस एक अलग होता है जो आपकी फिजिकल ही बता। हाँ, जो आपकी फिजिकल में बताएगा कि भाई तू, मैं चाइना गया था कोचिंग करने, तब मैंने लिंडन को खेलते हुए देखा था, ओके, है ना। मेरा जो जिसने मुझे बुलाया था मैंने उसको यही कहा था मुझे लिंडन प्रैक्टिस। तब मैंने देखा लिंडन खेल रहा था तो सामने 2 जने खेल रहे थे और लिंडन की तरफ 12 कोच खड़े थे। कितने? 12 कोच, जिसमें एनालिस्ट भी था, जिसमें फिजियो भी था, जिसमें 12 जने की बाउंड्री हाफ कोर्ट में यूँ खड़ी थी, और सबके हाथ में एक पैड था और सबके हाथ में पेन था, और सब कुछ ना कुछ नोट कर रहे थे। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा एक से किसी से बात कराना, तो उसको चाइनीज ट्रांसलेटर था मेरे साथ, उसने उससे बात करी। तो बोले 12 जने खड़े हैं, वो 12 जने कोच नहीं है, ओके, है ना। उसमें एनालिस्ट भी है, उसमें फिजियो भी है, उसमें ट्रेनर भी है। तो जो ट्रेनर का काम है वो ट्रेनर का काम कर रहा है,
जो कोच है वो, अगर कोई कोच है वो फॉरन एक्शन देख रहा है तो सारे फॉरन एक्शन ही देख रहा है टॉस वाले। अच्छा ये नोट कर रहा है वो, ठीक है। एक जना फुटवर्क देख रहा है तो फुटवर्क ही देख रहा है उसका, एक जना बॉडी बैलेंस देख रहा है तो बॉडी बैलेंस ही देख रहा है। वो एनालिस्ट की पूरी एक टीम हो जाती है। आप सब चैंपियन बनाया। तब चैंपियन बनाया जाता ओके, आपको क्या लगता है सरकार और प्राइवेट को, सेक्टर को कुछ करना चाहिए खेलने के लिए? नहीं, सरकार तो कर रही है। मैं सरकार से तो बहुत हैप्पी हूँ, सरकार तो बहुत कर रही है। कैसा कर रही है सरकार? सरकार आपको सब जगह फंडिंग कर रही है सेंटर्स में। वो बात अलग है, सेंटर्स में कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। वो इम्पोर्टेंट है ना, ग्रास रूट पे आना चाहिए। वो भाई, कैसे आएगा? वो सरकार तो देखो, आप खुद ईमानदार हो जाओ, आदमी खुद ईमानदार हो जाए ना, बस तो फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर आप अपना काम ढंग से करने लग जाओ, आप ईमानदार हो जाओ, आप अपना काम ढंग से करें, आप रोज जाके घर पे खुद को सवाल करो भाई मैंने आज जो मेरा काम था मैंने काम करा कि नहीं करा, बस हो गया। जो भी अच्छी कंट्रीज है, आप जापान ले लो, नॉर्वे ले लो, आइसलैंड ले लो, छोटी छोटी कंट्री है ये, इनका देखो तो सही आप कल्चर क्या है। सेल्फ खुद ही है, पानी का नल खुला है तो जो निकलेगा वो बंद कर जाएगा, अपने यहाँ तो खुला है तो चार जने निकल जाएंगे, बंद नहीं करेगा। अपन बोलेंगे यहाँ कचरा नहीं डालना, सबसे ज्यादा कचरा वहीं डालेंगे। सिविक सेंस नहीं है। सेंस नहीं है। अपने पढ़े लिखे हैं सब, मैं नहीं कर रहा हूँ पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे हैं पर पढ़े लिखे गवार है सब, है ना। यहाँ पे लिखा है हॉर्न नहीं बजाना, सबसे ज्यादा हॉर्न वहीं बजाएंगे। तो जब तक आप खुद अपने ऊपर नहीं करोगे कि भाई मेरे को ईमानदार होना है, मेरे को मेरे काम पूरे करने हैं, अगर मैं ये हो जाऊंगा तो बस फिर तो हर कोई यही सोचने लग जाएगा मेरा काम करना है, खत्म। एंड ऑफ द डे क्या होगा, रिजल्ट सब अपना काम करेंगे। आज कोई कोच है, ठीक है, कोई कुर्सी वाला कोच होता है, कोई प्लेइंग वाला कोच होता है, कोई टैक्टिकल वाला कोच होता है। प्लेइंग वाला कोच होता है जो खेलता भी है सिखाता भी है। टैक्टिकल कोच होता है खड़ा हो गया, भाई टॉस मारना है कॉर्नर पे, यार तेरा टॉस कॉर्नर पे नहीं जा रहा, अरे क्यों नहीं जा रहा बता तो सही उसको, क्या दिक्कत आ रही है, कौन से एंगल पे मारना है, कहाँ पर मारना है, ठीक है। कुर्सी वाला कोच, हाँ भाई छोटू देख लियो, आज ये करा देना रवाना। तो ये अपना काम अगर जिम्मेदारी से निभाओगे तो आप फिर सोचो आप देश कहाँ पहुंचेगा। आप फिर क्या 1 लाख से सेन के आप 20 लाख से सेन मिलेंगे आप, ग्रास रूट लेवल पे ही आप कर दोगे, ठीक। और एक चीज और, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए कोचिंग के अंदर। कोचिंग पेरेंट्स को कोच नहीं बनना है। अगर आपको कोच बनना है तो भैया फिर से बढ़िया, तो फिर कोच रखो ही मत आप। तो साल भर 2 साल देख देख के पेरेंट्स ही सीख जाते हैं, सर इसका है ना वो बैकएंड थोड़ा सा कमजोर है, यस है ना। अरे भाई बैकएंड कमजोर है, बैकएंड लेवल तक तो आने दे उसको, तभी तो बैकएंड सिखाएंगे। फोरहैंड की शटल मारना नहीं आ रही, आप करो बैकएंड सिखा दो इसको। और बैकएंड है इजी बट थोड़ा तो टफ है। बैकएंड में टेक्निकल पॉइंट है, बैकएंड मारना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने ग्रिप सही पकड़ी, आपने शटल का कांटेक्ट सही है तो आपका बैकएंड अच्छा है, यस, है ना। लेकिन अगर आपकी ग्रिप ही गलत है, आपको पता ही नहीं है। आज अभी मैं बोलूँ 90% कोच को पूछ लो कि रैकेट के नीचे कितने वो होते हैं कट, है ना, कोई नहीं बता पाएगा। सही बात। रैकेट की ग्रिप होती है, वो कितने कट होते हैं उसके अंदर, जैसे अपन बोलते हैं ना षष्ठाकोण अष्टाकोण, कितने कोण होते हैं उसके अंदर, अच्छा। कोई नहीं बता। जो नीचे का हाँ नीचे का होता है, लोगो लगा रहता है। लोगो लगा रहता है वहाँ पर, ठीक है। उस हर एक कट का मतलब है। ओके, उसके अंदर 8 कट होते हैं, ठीक है। 8 शेप, 4 बड़ी और 4 छोटी, यस, 2 छोटे है ना, वो कोने में साइड में बड़े। हाँ यस, 8 हो गए। अब आपको 4 बड़े का क्या मतलब होता है और छोटे का क्या मतलब होता है, ठीक है। बैकएंड के लिए बेसिकली ये डिजाइन करा गया है कि राउंड कर देंगे तो आपको बैकएंड लेना नहीं आएगा, इसलिए ये कट डिजाइन करें। ओके, इसलिए अपन बैकएंड में थम आ जाता है। थम लगाते हैं। थम अपन क्या बताते हैं, ये फ्लैट वाले पे रखना थम को, यस, ठीक है। अब बैकएंड की एक होती है कॉर्नर ग्रिप बोलते हैं जिसको, ओके, जो छोटा वाला कट होता है वहां भी अंगूठा रख के खेलते हैं, ओके, खेल सकते। ठीक है। स्मैश में आप मारते हो फोरहैंड ग्रिप से, लेकिन आपको 100% पावरफुल स्मैश मारना है तो आपको थम ग्रिप कॉर्नर वाली यूज करनी पड़ेगी। ओके, डबल्स में आप रैकेट ऊपर से पकड़ते हो, ओके, पकड़ते हो डिफेंस के लिए। हाँ, तो ये चीज है। तो वही तो कह रहा हूँ, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे, आप जब तक खुद एनालिसिस नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे कोच नहीं बन सकते। आपको खुद डेप्थ में जाना पड़ा। आपको डेप्थ में जाना पड़ा, आपको खुद को स्टडी करनी पड़ेगी ना। आपको खुद को कमियां पता है, मेरी सामने वाले की पता है, उसकी डेवलप कैसे करनी है वो आपको सोचना पड़ेगा। वो बहुत कितने इजी से इजी स्टेप में आप उसको क्लियर करते हैं। हाँ, ओके, आप फिर आपको गोल जो बच्चे का बनाना है वो स्मार्टर गोल, एक वर्ड है स्मार्टर, है ना, ओके, सिंप्लीफाइड, ऐसे करके सारे वर्ड है वो। तो ऐसे गोल हमेशा सिंपल होना चाहिए। आप उसको बोलो तुझे स्टेट चैंपियन बना दूंगा तो वो गलत है। पहले आप उसको बोलो तो कोई एकेडमी चैंपियन बनाऊंगा, फिर डिस्ट्रिक्ट में फाइनल खेलेंगे अपन, फिर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बनाऊंगा, फिर स्टेट में फाइनल खेलेंगे, स्टेट चैंपियन बनाऊंगा। आप तो डायरेक्टली
स्टेट चैंपियन बना दूंगा 3 साल में, तो आजा मेरे पास। गोल बड़ा रखना चाहिए, पर आपको सेट ऑफ द गोल है, वो गोल सेटिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको छोटी छोटी रखनी पड़ती है। गोल बड़ा होना चाहिए, गोल step बड़ा होना के साथ होना चाहिए। हाँ। भाई आपको ओलंपिक खिलाना है तो डायरेक्ट ओलंपिक की तैयारी थोड़ी कराओगे आप कराओगे डिस्ट्रिक्ट लेवल से। डिस्ट्रिक्ट जीतेगा तब आपको एनालिसिस करना है कि स्टेट में कितने प्लेयर हैं जो इसके कंपटीटर हैं, उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। फिर जब आप स्टेट जीत जाता है वो, तो फिर आपको कोच को जाना पड़ेगा नेशनल में कितने कितने कंपटीटर हैं। नेशनल में 264 का ड्रॉ है हो, तो 264 में से 263 कंपटीटर हो गए। अब 263 में से आपको हाईलाइट करना है कि अगली साल इसके एज वाले कितने हैं जो अगली साल खेलेंगे। अगली साल खेलेंगे, चलो मान लो 20 खेलेंगे, चलो अब 20 को एनालिसिस करना है, बाकी आप 132 थे उसको छोड़ दो आप। 20 वाले पे फोकस करना है कि आपका इस साल का टारगेट नहीं होना चाहिए कि इसको नेशनल रैंकिंग में जिताना है या नेशनल जीता। अब उस 20 पे फोकस करो, उस 20 को आप स्टडी करो, एनालिसिस करो, फिर इसको समझाओ, उससे आपसे ट्रेनिंग कराओ। आप तो डायरेक्ट ही पहुंच जाते हो चांद पे। उससे काम नहीं चलता। काम नहीं सर, इसके दौरान हम आते हैं एक प्लेयर की सिक्योरिटी पे। एक बहुत अहम रोल होता है उसका, क्योंकि एक प्लेयर बिना कुछ पीछे देखे हुए वो कुछ नहीं देखता, वो सिर्फ प्रैक्टिस करता है और वो एक मुकाम पे पहुंच भी जाता है प्रैक्टिस पर। उसको सिक्योरिटी नहीं होती कि अगर वो बंद कर दे, कुछ भी हो जाए उसके साथ, तो उसको सपोर्ट करने का कोई सिस्टम नहीं होता। जैसे कि क्रिकेट में होता है कि BCCI होगी, RC होगी, उनको मंथली भी आता है और जब खेलने जाते तब भी आता है। जबकि बैडमिंटन में अभी तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है, ना एसोसिएशन से ना गवर्नमेंट से, कि प्लेयर को सिर्फ टूर्नामेंट का मिलता है पे, वो भी काफ़ी दिनों बाद। ये मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड किए हैं उनका एक्सपीरियंस, और जो प्रेजेंट में भी खेल रहे हैं उनका भी, कि पे बहुत लेट होता है जब वो आई थिंक ज़रूरत भी नहीं होती। उससे हम पहले ही काम निकाल चुके होते हैं अपने पैसों से या लोन बॉन लेके ऐसे करके। तो एक प्लेयर को बैकग्राउंड सेट नहीं होता उसका। वो आपको कैसे लगता है कि कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे सही? अभी आपने बोला कि गवर्नमेंट काम कर रही, ठीक है कर रही, वो अपना कर रही, मगर कहीं ना कहीं तो चूक हो ही रही है, जिसके कारण प्लेयर को सर्वाइव करना पड़ जाता है एंड ऑफ द सीन। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना भी चाहिए ये गवर्नमेंट की तरफ से, एसोसिएशन की तरफ से। ये बहुत अच्छा पार्ट होगा अगर ये चीज़ सही हो जाए। भाई क्या होता है, अपने यहाँ पे 5 साल गवर्नमेंट चेंज का कार्यक्रम, हर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लेके आती है, ठीक है ना। तो उनको एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई कोई भी गवर्नमेंट है, ये पॉलिसी तो ऐसे ही रहेगी, ऐसे ही रहेगी। हाँ, बच्चों को टाइम से पैसा मिलेगा, बच्चों को टाइम से फैसिलिटी मिलेगी, वो पार्ट आपको चेंज नहीं करना है। उसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हो, उसको चेंज नहीं करना है। टाइम टू टाइम उसको रिवोक कर सकते, रिव्यू कर सकते हैं अपन कि भाई अपन लाख रुपए दे रहे थे विनर को, 5 साल से चल रहा है, अब 5 साल में आपका कितना ग्रोथ हुआ है, कितनी महंगाई बढ़ी है, उससे आप उसको 1 लाख से 1.5 लाख कर दो आप, ठीक है ना। वो कर सकते हैं आप, वो करना भी चाहिए कि यूनिफॉर्म बेंचमार्क होना चाहिए कि भाई आपको ये तो चीज़ है ही और इतने दिन के अंदर पेमेंट होना चाहिए। जैसे RTI लगाते हैं तो होता है ना 30 दिन के अंदर आपको जवाब देना ही देना है, तो ऐसे इसके अंदर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो ये और कहूँगा कि जो प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं, प्राइवेट पैसे वाले हैं, जो भामाशाह हैं बहुत बड़े बड़े, उनको स्पोर्ट्स के लिए करना चाहिए। फिर भी वो कहाँ करें, वो पॉइंट ये आ जाता है। पॉइंट ये है कि वो एसोसिएशन से कांटेक्ट करे या गवर्नमेंट से कांटेक्ट करे, है ना। कि भाई एसोसिएशन है पार्ट विराज, मान लो उसमें भी क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए कि भाई मैं 50 जन है, ये ग्रुप है, ये 5-5 लाख रुपए देगा, ठीक है, तो एसोसिएशन को देती है। अब एसोसिएशन को ये करना है कि वो जो 5-5 लाख रुपए के 50 जनों के जो पैसे आए वो इक्वली हर स्टेट में जाए, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि राजस्थान वाले ने पैसे दिए तो जो आप केरला पे नहीं दोगे, क्यों भाई, क्यों नहीं दोगे। तो एसोसिएशन को भी थोड़ा सा इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। एसोसिएशन है एक्टिव इसमें काफ़ी अभी, पर अब जो पैसों की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट से जैसा पैसा आता है वैसे ही आता है। वो तो नहीं, कहीं मुझे कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर क्वेश्चन उठाना पड़ेगा कि भाई प्लेयर की सिक्योरिटी होनी चाहिए। वो इसलिए भी होनी चाहिए कि BCCI इतनी रिच एसोसिएशन है, बाकी एसोसिएशन इतनी रिच नहीं है। उस एसोसिएशन को भी थोड़ा सा करना पड़ेगा कि भाई हम कोई एक इवेंट करा रहे हैं, कोई टूर्नामेंट करा रहे हैं, उसमें से फंडिंग इकट्ठी करी, हमने इतनी फंडिंग इकट्ठी करी, इतनी फंडिंग हम इसके ऊपर खर्च कर सकते हैं। एक CSR पार्ट होता है जैसे, है ना, प्राइवेट कंपनीज में एक CSR पार्ट होता है कि भाई आपको इसका 10% आपकी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, आपका जो भी क्या आदान प्रदान हुआ है, उसमें से 10% आप
CSR स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूज करोगे। यस। तो ऐसे अपने को भी होना चाहिए, एसोसिएशन को भी होना चाहिए कि भाई इतना पैसा होगा, इसमें 10% हम CSR एक्टिविटीज पे करेंगे, 10 बच्चों को पैसे देंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि अपने भाई के पास पैसे नहीं, BI के पास पैसे हैं, पर BI इतना बड़ा BI है ना, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। हाँ इतना बड़ा BI है। हाँ। अब वो देखो उस लेवल पे उनको काम कर रहे हैं वो लोग। अब जैसे गुवाहाटी में एक्सीलेंसी सेंटर खोला है इन्होंने, है ना, BI ने खोला है, बहुत अच्छा खोला है, मैं जाके आया हूँ वहाँ पर। इतना अच्छा खोला है वो, उसमें कम से कम नहीं तो 20 कोर्ट है। ओके। है ना, वहाँ पे फॉरेन कोच भी रखा है, सिंगल्स का अलग है, डबल्स का अलग है, अच्छा। और इंडियन कोचेज हैं, उसके साथ मल्टी शटल फीडर वाले अलग हैं। बहुत अच्छा सेंटर सेटअप किया है वो, बहुत शानदार सेटअप करा है। तो BI की इसमें तारीफ करूंगा, वो डेवलप कर रही है अब धीरे धीरे, इस चीज़ पे आ रही है वो। फिर भी एक जो सिक्योरिटी की बात आती है, वो अगर कहीं ना कहीं करना चाहिए, तो अब तो भाई की फीस भी ली जा रही है आईडी बनाने की, हाँ तो उसके तहत पे भी कुछ किया जाए छोटा मोटा भी, जैसे बच्चे भाई जब इन्होंने फीस का इन्वॉल्वमेंट चालू करा है कि हर साल रिन्यू होगा, तो ये आगे भी करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे। ये जैसे एक जगह सेंटर डेवलप करा है, तो हो सकता है ये 4-5 सेंटर और डेवलप करें कहीं ना कहीं। ओके। है ना, जितने तो सेंटर। आपको क्या लगता है जो फीस अभी देना शुरू करें हैं बच्चे आईडी की, हाँ वो सही है? बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि BI को भी खर्चा चलाना है भाई, BI को भी बैडमिंटन प्रमोट करना है। BI प्राइवेट एकेडमी है या नहीं, अंडर गवर्नमेंट बॉडी आती, जितनी भी एसोसिएशन है वो अंडर गवर्नमेंट बॉडी तो आती है। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कल्चर के अंदर उसमें आती है। ये उनको फंडिंग करती है, गवर्नमेंट इनको फंड करती है, गवर्नमेंट के एक लिमिटेड फंड करती है। ओके। ठीक है ना, मान लो आपको X अमाउंट दिया, तो X अमाउंट में उसको सारे जितने स्टेट है वो देखना है, यूनियन टेरिटरीज देखनी है। भाई आप कोई टूर्नामेंट कराता है गवर्नमेंट वाला, जो स्टेट ने कोई टूर्नामेंट कराया, तो शटल कैसे आती है? अदर किसी से हाँ स्पॉन्सर लेके। हाँ, तो 50% स्पॉन्सर होता है उसमें, ओके। तो वो पैसा कहाँ से आता है? ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। ओके। स्टाफ का। तो BI अपने लेवल पे पार्ट अपना कर रही है, स्टेट एसोसिएशन अपने पार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रही है ना। आज देखो कितने अच्छे किट मिल रहे हैं बच्चों को, योनेक्स से स्पॉन्सर हैं सारे, तो सब कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक दिन में होने वाला काम नहीं है ये, इसमें टाइम पीरियड लगेगा। अब इतने सालों में एक सेंटर डेवलप हुआ है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। जब से मैं खेल रहा हूँ तब से अभी तक एक डेवलप हुआ है गुवाहाटी में। गुवाहाटी। अब गुवाहाटी का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आप देखते रह जाओगे, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वहाँ खेलने का क्या प्रोसेसिंग है आपको? वहाँ पे आप नेशनल में क्वार्टर फाइनल खेले हुए होने चाहिए। ओके। तो आपका वहाँ पे ट्रायल होती है, फिर आपको फिजिकल चेकअप होता है, बॉडी स्ट्रक्चर चेकअप होता है, ओके। और मेडिकल पूरा चेकअप होता है। उसके बाद आपका एंट्री लेवल होता है। ये प्रोसेसिंग है। हाँ, पर वो सेंटर बहुत अच्छा है, अगर वहाँ एडमिशन होता है तो बहुत अच्छा। अभी संस्कार वहीं प्रैक्टिस कर रहा है, संस्कार था डबल्स का। ओके। एक युवा खिलाड़ी के माता पिता को आप क्या सलाह देना चाहोगे? पेशेंस, जो कि होता नहीं है। पेशेंस रखो, आपका बच्चा कैपेबल है, पेशेंस रखो। आप जल्दी मत करो किसी, हर टाइम टू टाइम रिजल्ट आएगा। और बैडमिंटन में रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं रिजल्ट आने, एक प्रॉपर रिजल्ट रिजल्ट आता है। जो लोग अपने बच्चों को बैडमिंटन खिलाने भेजना चाहते हैं उनको लोग बढ़िया, बैडमिंटन जैसा स्पोर्ट्स नहीं है वर्ल्ड में, इट्स द फास्टेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड। और बैडमिंटन ही एक ऐसा गेम है जिसके अंदर पूरी बॉडी की एक्टिविटीज है। क्यों? बाकी सब गेम में या तो फ्रंट रनिंग होती है, या बैक रनिंग होती है, या साइडवेज रनिंग होती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन किसी गेम में नहीं है, सिर्फ बैडमिंटन में ही है, फ्रंट बैक और साइडवेज। फिर हैंड आई कोऑर्डिनेशन पूरा हो जाता है इसके अंदर। ओके। है ना, और आपकी जो कैलोरीज बर्न होती है सबसे ज्यादा इस गेम में बर्न होती है। ओके। अब सर अपना एक स्मैशी राउंड है, स्मैश तो आप समझ गए, तो क्विक क्वेश्चन के जवाब देने हैं आपको। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। दो कंपनी है, आपको अपना फेवरेट बताना, योनेक्स या लीलिंग? योनेक्स और लीलिंग। लीनिंग। लीलिंग क्यों? मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई किसी ने लीलिंग। मैं इसके पीछे एक रीजन है। ओके। मैं योनेक्स से स्पॉन्सर था। ओके। पर मेरे योनेक्स के रैकेट टूट जाते, महीना भर 1.5 महीने में रैकेट अपने आप टूट जाते हैं। ओके। और यही मैं दूसरी कंपनी का रैकेट लेके खेलता हूँ ना, उसके नीचे योनेक्स का लोगो लगा के खेलता हूँ, तो मेरे बहुत चलते हैं रैकेट। इसलिए मैं ये आपने किया है, नीचे लोगो योनेक्स का है, बिल्कुल करा है। और कंपनी अलग है। हाँ, मैं प्रिंस के रैकेट से खेलता था। लास्ट 2001 के बाद से मैंने प्रिंस ज्वाइन करी थी, तो प्रिंस के नीचे लोगो योनेक्स का लगाता था। फिर मुझे कार्टन वाले ने स्पॉन्सर करा, तो कोई और रैकेट लेके कार्टन का लोगो लगा के खेलता था। कार्टन के रैकेट से भी खेला हूँ,
अच्छा, हाँ ये मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ कि कंपनी अलग है और लोगो अलग है। इंडोर ट्रेनिंग या आउटडोर ड्रिल्स? इंडोर। इंडोर। सबसे फेवरेट आपका बैडमिंटन प्लेयर? जोको सुप्रियांतो, ये कहाँ से? इंडोनेशिया से, ओके। ओलंपिक चैंपियन रहा है। अच्छा। कोर्ट इतना पे। स्मूथ फुटवर्क है इसका, इतना स्मूथ फुटवर्क है, गोपीचंद ने इन्हीं को फॉलो करा है। अच्छा। कोर्ट पे सबसे मजेदार पल कौन सा, या बैड? मजेदार तो वही था, आप जीतो और आपके बच्चे साथ में जीते। ओके। ऐसा टूर्नामेंट जिसमें आपने कोच बनना चाहेंगे? ऐसा टूर्नामेंट जिसमें आप कोच बनना चाहें? बच्चा मेरा होना चाहिए। अच्छा। सबसे बोरिंग फिटनेस ड्रिल? जॉगिंग। जॉगिंग। ये तो सब लोग करना अच्छा पसंद करते हैं। मेरे को नहीं पता। क्या कभी खिलाड़ी उम्मीद से ज़्यादा अच्छा निकला? बहुत सारे निकले। फॉर एग्जाम्पल? अगर राजस्थान की बात करते हैं ओके। तो निखिल का एक नाम है ना, वो इसलिए कि मैं उसको एक वर्ड बुलाता था, मैं तो जीवन भर यही रहेगा, है ना, पर वो चैंपियन बना, स्टेट चैंपियन, ओके। और गवर्नमेंट में जॉब भी लगी, ओके। है ना। तो उसको मैं यही कहता हूँ, उसी नाम से बुलाता हूँ, तो वो कहता नहीं, बोले भैया आपका ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, ये अब ये हो गया है, अब इसकी नौकरी भी लग गई है ओके। और बिजनेस भी कर रहा है और शादी भी हो गई है। ओके। आई थिंक मुझे समझ में आ रहा है। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा भी उसका, आपने शायद देखा हो ना देखा हो, बट मैंने क्वेश्चन पूछा है। ओके। तो क्लियर हो गया दोस्तों कौन है जो नामकरण किया है आज। तो अगर आप बैडमिंटन प्लेयर नहीं होते तो आप क्या होते? मैं क्रिकेटर होता। मैं बैडमिंटन से ज़्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता था। फिर क्रिकेट क्यों नहीं खेला? हुआ क्या, मैं 9 साल की उम्र में बैडमिंटन चालू करा, 10वें साल में स्टेट चैंपियन हो गया, तो बैडमिंटन में आ गया। अब क्रिकेट में खेलता था, 10 साल की उम्र में जब मेंस खेलते थे हमारे रेलवेज के, तो मैं पीछे खड़ा होकर विकेट कीपिंग और बैटिंग करता था। ओके। पिताजी भेजते थे सुबह रनिंग करने, बस रनिंग करके क्या, मैं आता हूँ पीछे पीछे, मैं जाकर क्रिकेट खेलता था वहाँ पर। तो वहीं से डंडा विकेट उठाया और वहीं से मारते मारते कर लाए थे। बोले बेटा उंगलियों में लग गई तो बैडमिंटन जो तेरा खेल रहा है, तो स्टेट चैंपियन है, नेशनल में फर्स्ट 8 में है, तो तू तेरी रह जाएगी। इसलिए फिर चुपके बैडमिंटन खेलता था। क्रिकेट में फुल खेला हूँ यूके में, अच्छा। फुल 8 मैच खेला, है ना, उसमें 32 विकेट थे और 300 थे मेरे। ओके। फिर जॉब लग गई, फिर रेलवेज के लिए खूब खेला क्रिकेट। तो पापा ही एक ऐसे थे इंस्पिरेशन थे, फिर उन्होंने कह दिया कि मेरा जो भी था वो पापा ही थे। पापा के बाद मैंने खेलना भी बंद कर दिया था, 2006 में उनकी डेथ हुई, तो 2006 के बाद मैंने रैकेट टांग दिया था, कोर्ट की शक्ल ही नहीं देखी। ओके। फिर 2008 में राज का फ़ोन आया, राज सरस्वत का, कि यार टूर्नामेंट खेलना है। मैंने बोले यार एक बात हो गई, क्या, मैं नाम नहीं लूँगा उन लड़कों को। बोले यार वो मेरा पार्टनर था, अब उसने छोड़ दिया, मेरा ही ट्रेनी है, अब सामने किसी और के साथ खेल रहा है, तो अपने को उनको हराना है। मैंने कहा यार मैंने तो खेला ही 2 साल हो गए रैकेट। बोले नहीं यार तुझे खेलना, इज्जत का सवाल है। मैंने कितना टाइम है? बोले 20 दिन है। अरे मैंने 20 दिन में तो तैयार हो जाएंगे। वापस 3 टाइम वाली ट्रेनिंग करी, रेलवे से छुट्टी ली, 3 टाइम ट्रेनिंग करी, तो वहाँ पहुँचा जोधपुर खेलने। तो वो कह रहा फाइनल खेलेंगे। मैंने नहीं फाइनल नहीं खेलना, मैंने कहा इनके साथ, इनको सेमी में हरा दे, फाइनल तक पहुँचने ही मत दे। मैंने कहा ड्रॉ ऐसा होना चाहिए। तो बोले ठीक है। तो इनफैक्ट हम तो अनसीडेड थे, किस्मत से ड्रॉ भी उसी हाफ में आ गया, सेमीफाइनल हमारा भिड़ा। तो पिछले साल के काफ़ी टाइम से चैंपियन थे, तो उन्होंने इस हाफ में सेमीफाइनल हुआ। अब पहला गेम हम हार गए, मैं रिलैक्स खेल रहा था ना, हार गए, और मेरा पार्टनर मुझे गालियाँ पकड़ा था पूरे बोर्ड में, तुझे कह रहा हूँ इज्जत का सवाल है, तू समझ नहीं रहा, ये नहीं रहा। सेकंड गेम स्टार्ट हुआ, सेकंड गेम 5-2 या 7-2 था स्कोर। तो उस लड़के ने, उसका जो पार्टनर था पुराना, उसने टैप मारी तो मेरे कंधे पे लगी। तो मेरे को नेट पे आके कहता भैया लगी तो नहीं? मैंने कहा यार ये तो इज्जत का सवाल है। तो मेरा पार्टनर कहता साले पूरे गेम में तुझे यही समझा रहा हूँ, इज्जत का सवाल है, तू समझ नहीं रहा। मैंने कहा चल अब खेलते हैं। अब खेला, सेकंड गेम मारा उनको हमने कुछ 15-16 पे, तीसरा गेम 21-2 21-3 मारा। तो वो लड़के का जो पार्टनर था ना, मेरे पैर में आके गिर गया, वो मेरा ट्रेनी था। बोले भैया मेरे से क्या गलती हो गई? मैंने कहा तेरे से गलती नहीं हुई, तेरे पार्टनर से गलती हुई है। तब थे गजेंद्र सिंह जी अपने जो MP हैं, ओके। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मेरे बहुत अच्छे फैन है बैडमिंटन के, ना मैं खेलता था ना, बहुत अच्छे फैन है। गज्जू बना बोलते हैं, तो गज्जू बना कहता था ये जादूगर है। तब आके उन्होंने मुझे गोदी में उठाया था, बोले ये है असली जादूगर। अच्छा। बोले मैं इसी का मैच देखने आया था। ओके। ओके। अगर आप बुक पढ़ना पसंद करते हैं? हाँ। और कोई सजेस्ट करेंगे? कई खिलाड़ियों पे आ रखी हो, खिलाड़ियों पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है
आप पढ़ना चाहो तो मेसी के ऊपर की जो बुक है वो पढ़ सकते हो आप, ओके पेले के ऊपर पढ़ सकते हो आप बुक। हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को पिक्चर देखने का, 2 पिक्चर देखने का। कौन सी? एक तो पेले द बॉर्न ऑफ लेजेंड, ओके है ना, और एक है 36 चैम्बर्स ऑफ शाओलिन। उसमें कुंफू कैसे सीखते हैं, कुंफू की एक्सरसाइज क्या होती है ना, वो तो आपकी बॉडी कैसे डेवलप होती है, वो आपका एक बहुत अच्छा पार्ट है। सारे बच्चों को सजेस्ट करता हूँ। और आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? मेरी फेवरेट मूवी, ये सोचना पड़ेगा कि मेरी बहुत सारी फेवरेट मूवीज है। अभी फिलहाल तो टॉप गन है, टॉप गन। मैं भी टॉम क्रूज की। टॉम क्रूज। ओके। मार्केट। स्ट्रेस कम करने के लिए आप क्या करते हो? स्ट्रेस कम करने के लिए आप कुछ, मैं स्विमिंग करता था। मेरे को पानी से इतना डर लगता था, मैं आंख बंद करके भी नहीं नहाता था ओके। घर पे। अच्छा। हाँ, स्विमिंग बहुत अच्छा है और एक म्यूजिक बहुत अच्छा है। आप आप खाना बनाते हैं? नहीं, खाना कभी नहीं बनाया? कभी नहीं बनाया खाना। अभी बेटे को एक बार खिलाया था जब हम दोनों अकेले थे, बाकी मैं खाना कभी नहीं बनाता। आपकी लाइफ का मंत्र क्या है? लाइफ का मंत्र है, मेरा एक लोगो है, मेरा एक स्लोगन है, यस। यू डोंट विन सिल्वर मेडल, यू डोंट विन सिल्वर सिल्वर मेडल। मेडल, है ना, यू लूज गोल्ड मेडल। आप कहते हो मैं सिल्वर मिला, नहीं भैया, तू सिल्वर मिला नहीं है तेरे को, तो गोल्ड हारा है भाई। मेरी नज़र में 2 ही मेडल अच्छे हैं, एक तो गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज भी आप जीत के मिलता है, गोल्ड भी जीत के मिलता है, सिल्वर आपको सिर्फ हारने पे मिलता है ना। और एक और मेरा लोगो है, डोंट फॉलो द फुटस्टेप, ओके। डोंट फॉलो द फुटस्टेप, सेट द माइलस्टोन ऑफ योर ओन। ओके। किसी के नक्शे कदम पे मत चलो, आप खुद का गोल बनाओ, अपना खुद का खंबा गाड़ो। ओके। घूमने की लिस्ट में कौन सा देश सबसे ऊपर है? यूके। यूके। मैं 17 कंट्री घुमाऊं, पर यूके फेवरेट है मेरा। अच्छा, क्या है ऐसा, क्या खास? यूके का वेदर बहुत अच्छा है, ओके। और यूके में आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलती है, अच्छा। घास मिलेगी सब जगह। ओके। और टाइम का पंक्चुअलिटी आपको देखनी है तो वहाँ पे मैं सुबह दौड़ने जाता था, तो मुझे जो बंदा 7:10 की ट्रेन पकड़ने में उस स्पॉट पे मिलता था ना, हाँ। कि 7:10 की ट्रेन है, ओके। तो मुझे 7:05 पे यहाँ मिलता था, मुझे रोज 7:05 पे वो वहीं मिलता था। ऐसा नहीं होता था कि 7:08 पे मिल जाएगा, मुझे नहीं, 7:05 पे तो 7:05। ये पंक्चुअलिटी अगर आपको सीखनी है तो यूके वालों से। ओके। आपका सबसे बड़ा डर? मेरा सबसे बड़ा डर जो नहीं है, नहीं है। नहीं है। ओके। अभी मैं कोचिंग सेमिनार में गया था, BWF में लेवल 1 कोचिंग करके आया था मैं भी, तो वहाँ पे भी उन्होंने ये लिखवाया था कि आपकी जो जो डर है वो लिखो। मैंने नहीं लिखा, तो फिर वो कह रहा जिस जिस का हो जाए वो काट देना। मैंने सिर्फ मेरा नंबर लिख रखा था वहाँ पे 16 और बाकी खाली छोड़ रखा था। तो सर ने पूछा ये 16 नंबर किसका है? मैंने सर मेरा। तो बोले यू डोंट हैव फियर। मैंने कहा नो सर, आई डोंट हैव फियर। ओके, एनी पर्टिकुलर रीजन? फियर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बोले हाँ सही है। आपकी बचपन की सबसे बड़ी यादें? दीदी के साथ बिताया वक्त। ओके। एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कर। सोना पसंद आता है। सोना पसंद आती है। अब या पहले? अभी भी, अभी जब भी? मौका मिलता है तब मैं सो जाता हूँ। ओके। तो आप आखिरी कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, प्लेयरों को या फैमिली वालों को? भाई मैं यही कहना चाहूँगा, बैडमिंटन खेलते हो तो कोई भी आपका टारगेट हो, यस। आप उसको खुशी खुशी खेलो। ओके। उदास होके या प्रेशर लेके नहीं खेलना है। आपने टारगेट सेट कर रखा है तो बी हैप्पी एंड गो फॉर दैट टारगेट, है ना। मेरे से तो नहीं हो रहा, अरे सब कर सकते तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो भाई? यस। भाई एवरीथिंग एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन। यस। ठीक है ना, तो आप उस रूल को फॉलो करो कि एवरी प्रॉब्लम हैज ए सोल्यूशन। आपको ये चीज़ नहीं आ रही, आप इससे नहीं जीत रहे, आप सोल्यूशन निकालो, खुद निकालो। सर तो निकालेंगे, आप खुद भी निकालो। और जितना आप गेम को एंजॉय होके खेलोगे उतना आपका रिजल्ट बेटर रहेगा। तो ये थे हमारे पीयूष सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको पता है क्या करना है। थैंक यू सो मच।